क्या सीखोगे? हाइड्रोलिसिस वाटर से रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है। दो तरीके का रिएक्शन सबसे ज्यादा हम लोगों को पढ़ना होता है, एक वाटर से और दूसरा थर्मल डिकम्पोजिशन। जेई मेंस की बात करें, नीट की बात करें तो थर्मल डिकम्पोजिशन ज्यादा रहता है, वाटर से रिएक्शन थोड़ा कम रहता है, बट रहता है। एडवांस क्या करता है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है और कभी कभी बड़े क्वेश्चन में छोटा पार्ट एक लगा देता है, उसमें ऐड कर देता है, कभी हाइड्रोलिसिस का तो कभी थर्मल डिकम्पोजिशन का। बाकी अभी के ट्रेंड में थोड़ा थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चंस बढ़ते जा रहा है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस डिटेल में पढ़ना एक लंबा चौड़ा काम, 7-8 लेक्चर का, जो प्रॉपर 6-7 लेक्चर का एक लंबा चौड़ा काम। अगर आपको भी प्रैक्टिस करवाएं और हम भी प्रैक्टिस करें तो यहाँ उस लेवल पर अभी डिस्कस नहीं होगा। हम लोग जेई मेन के लेवल पर और नीट के लेवल पर भी डिस्कस करेंगे, जो कि एडवांस्ड में भी थोड़ा काम आएगा अच्छे लेवल। ठीक है, बट एडवांस्ड में उसके लिए डीप मैकेनिज्म चाहिए, स्टेप बाय स्टेप समझना चाहिए। ये क्यों नहीं बनेगा और यही क्यों बनेगा, वो एडवांस्ड की लर्निंग, मेंस की लर्निंग में क्या बनेगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए 70 कंपाउंड था आपके सामने, इंपॉर्टेंट है सारा मोस्टली। सबसे पहला बेसिक पॉइंट है हाइड्रोलिसिस के लिए, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि एक तरीके का सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। सॉल्वोलिसिस ऑर्गेनिक में आप पढ़ते हैं, जहां क्या होता है, सॉल्वेंट इटसेल्फ वही खुद काम करता है किसके तरह, न्यूक्लियोफाइल के तरह। आप सॉल्वेंट में किसी चीज को रखते हैं और सॉल्वेंट क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर लेके अटैक कर देता है किस पर, किस पर, जो उसके अंदर आप डाले हैं जिस सब्सटेंस को, उसी पर अटैक कर देता, उसी से वो रिएक्ट कर जाता। तो सॉल्वोलिसिस का ही एक टाइप है क्या, हाइड्रोलिसिस। यदि सॉल्वेंट की जगह पर कौन सॉल्वेंट है, वाटर, तो उसी सॉल्वोलिसिस को आप क्या बोलते हो। डेफिनेशन वगैरह सब जेई एडवांस वाले में बाद में चलेगा। आइए अब हाइड्रोलिसिस सॉल्ट्स का भी हो सकता है, एसिड्स का भी हो सकता है, ऑक्साइड्स का भी हो सकता है, ऑक्सो नॉर्मल कंपाउंड्स का भी हो सकता है, जो न एसिड है ना सॉल्ट है, उसके अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड है। तो नॉर्मल कंपाउंड्स का भी हो सकता है, नॉर्मल कोवेलेंट लगा दो। और भी है बहुत तरह का, जैसे मान लो कि कोई सॉल्ट लिखा आपने, क्या लिखा, कोई भी एग्जांपल BeCl2 सॉल्ट है ये, तो इस तरह के सॉल्ट का भी। और एग्जांपल लो Zn3P2 CaC2 सॉल्ट है ना। ऑक्साइड्स पढ़े भी हो, CO2 NO2 SO3 पढ़े हो ना। एसिड, एसिड का भी हाइड्रोलिसिस पढ़े हो, जैसे H2SO7 डाइसल्फ्यूरिक मोनो में कन्वर्ट करता, हाँ H2SO8 मार्शल्स एसिड। और नॉर्मल कंपाउंड जैसे PCl3, तो PCl3 ना सॉल्ट है ना ऑक्साइड है ना एसिड है, नॉर्मल कोवेलेंट कंपाउंड है ना। PCl5 TeF6 वगैरह वगैरह। अब आते हैं, पहले सॉल्ट्स पे चले जाए, फिर धीरे धीरे दूसरे पार्ट का, दो पार्ट में इसको बांटा जा रहा है। एक पार्ट में क्या डिस्कस कर लिया जा रहा है, सॉल्ट, और दूसरे पार्ट में, तीन पार्ट में चलो बांट लो इसको। एक पार्ट में ये डिस्कस कर लो सॉल्ट का, दूसरे पार्ट में ऑक्साइड्स और एसिड्स का, और तीसरे पार्ट में कर लो नॉर्मल कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो पहले सॉल्ट वाला डिस्कस कर लो। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर अटैक करेगा आपके सब्सटेंस पर। आपका जो कोई भी सब्सटेंस है इस पर कौन अटैक करेगा, ठीक है। तो
इसका मैकेनिज्म होगा। अब जो ये यहां से आगे प्रोडक्ट फॉर्मेशन में जाएगा ना, तो इस बीच में क्या होगा, मैकेनिज्म होगा, किसी ना किसी मैकेनिज्म होके ये पास करेगा। ये मैकेनिज्म कभी कभी बहुत सिंपल हो सकता है और कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। डिपेंड करेगा कि हमारा सब्सटेंस कैसा है, इसका एसिड कैरेक्टर कैसा है, इसका बेस कैरेक्टर क्या है, इनके इसके नेचर पर डिपेंड करता है हमारा कि कौन सा मैकेनिज्म अप्लाई होगा। ये इजी नहीं है पकड़ना। समझो कि इतना इसको ऐसे समझा जाए कि ये मैकेनिज्म को समझना और पकड़ना कितना डिफिकल्ट है कि आईआईटी में भी उसमें हाथ नहीं लगाती। जेई एडवांस भी मैकेनिज्म में बहुत ज्यादा हाथ, सिंपल मैकेनिज्म में बस पूछती। तो सॉल्ट वाले में तो मैकेनिज्म में हाथ लगाना ही नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उनके मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में अगर आप हाथ लगाना भी चाहते हैं तो आप इसमें लगा सकते हो या इसमें लगा सकते हो। मैकेनिज्म जैसे कौन सा मैकेनिज्म, जैसे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, सॉल्वोलिसिस करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप बहुत सारा मैकेनिज्म लगाते हैं। आप याद करें वहां क्या करते हैं ऑर्गेनिक में, आराम से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके आते हो न्यूक्लियोफाइल, और उसको आप अटैक करते हैं। तो जहां अटैक करते हैं वहां वैकेंट ऑर्बिटल होता है। अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तो इजीली रिएक्ट करेगा, अप्रोच कर जाएगा। अगर नहीं रहता है तो कई बार बॉन्ड को ब्रेक करते हो और वैकेंट क्रिएट करते हो। तो इस प्रोसेस में बहुत सारे मैकेनिज्म को आप फेस करते हैं, जैसे SN1, SN2, E1 एलिमिनेशन बोलते हो ना, कभी कभी एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन करते हो ना, ये सब मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे मैकेनिज्म यहां भी इस्तेमाल, वहां पे आप 5-6 मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हो। तो इसमें समझो तो बहुत तरह के मैकेनिज्म हो सकते हैं। तो हमें मैकेनिज्म पर इसमें तो बिल्कुल नहीं जाना, इनका कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म। अगर मैकेनिज्म पे जाना भी है 1-2 पैसा तो वो इसी पे आप जा सकते हो, और वो भी एडवांस्ड। तो चलो आ जाओ, पहले 1-2 मैकेनिज्म का नाम लिख लो यहां पे। मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस, एडिशन होता है ना मैकेनिज्म जी, SN1, SN2, एडिशन, एलिमिनेशन, कभी कभी कुछ मिक्स्ड मैकेनिज्म होते हैं। मिक्स्ड में कभी कभी SN2 और एडिशन दोनों हो जाता है, SN2 और एडिशन एलिमिनेशन वो भी हो जाता है। पुश पुल मैकेनिज्म मेनली ये सॉल्ट में लगता है। ठीक है, तो बहुत तरह के मैकेनिज्म है। ठीक है, अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। पहले किससे, सॉल्ट से। किससे, मैकेनिज्म पर सॉल्ट में जाना है या नहीं, सॉल्ट में तो बिल्कुल नहीं जाना। सबसे पहला पॉइंट ये देखना है जो आपका सॉल्ट होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट ये सॉल्युबल होना चाहिए। कैसा सॉल्ट होना चाहिए, अगर इनसॉल्युबल है तो पहले ही मना कर दोगे कि नहीं होगा हाइड्रोलिसिस। अगर वो सॉल्ट क्या है, इनसॉल्युबल है, तो पहले ही बोल दोगे हाइड्रोलिसिस। पहले सॉल्ट वाले को पकड़ो। दूसरा पॉइंट, या तो सॉल्ट जो है या तो वो वीक एसिड का सॉल्ट हो, आयोनिक में भी पढ़े हो, या तो वो क्या हो, वीक एसिड का सॉल्ट हो, या नहीं तो वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट। तो आपको बस ये पहचानना है कि ये सॉल्ट जो बन के आया है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से बन के आया है कि वीक से, स्ट्रॉन्ग से बेस से बन के आया या वीक से। ये एक पॉइंट दोनों में से लगाना है या दोनों पॉइंट लागू होने चाहिए, दोनों लागू होने चाहिए।
अगला काम क्या करना है, जो इस पर आप वाटर लगाएंगे तो हमारे सॉल्ट में M प्लस और An माइनस है ना छोटू, कैटायन और एनायन। तो हाइड्रोक्साइड पार्ट हमारे M प्लस के पास जाएगा कैटायन के साथ, और H प्लस पार्ट हमारा एनायन के साथ जाएगा। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड और प्लस सॉल्ट में, और प्लस क्या, एसिड आएगा, या तो एसिड आएगा, या अगर आप इसको हिट कर रहे हैं तो हो सकता है कि एसिड टूट के किस में चले जाए, एनहाइड्राइड में। तो एक बार एसिड टूट के किस में चले जाएगा, एनहाइड्राइड में। कोई एसिड टूटता है तो ऑक्साइड प्लस वाटर में जाता है ना, तो हो सकता है कि कभी कभी उसमें चले जाए, वो डिपेंड करेगा, सिचुएशन देखना होगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो चलो पहले सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के कुछ एग्जांपल्स तैयार किए जाए ध्यान से। पहला सिंपल सा लिया जाए CaC2। कैसे अप्रोच किया जाए लोग, सबसे पहला स्टेप सॉल्ट है ना, तो ये वीक एसिड का सॉल्ट है कि वीक बेस का, वीक बेस एसिड का। स्ट्रॉन्ग बेस है, COH2 से आया है, और S ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्साइड है, तो एक्सेप्ट बेरिलियम मैग्नीशियम। तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CaOH2 प्लस। क्या समझ रहे हो कैसे बना, दो पार्ट हमने कर दिया, क्या क्या, Ca/2 प्लस C2। कौन, देखिए आपको या तो सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड आनी चाहिए, या नहीं आता तो एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। इनसॉल्युबल कंपाउंड का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इनसॉल्युबल कंपाउंड्स कौन होते हैं नहीं होते। तो अगर आपको सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है, हाइड्रोलिसिस पूछ रहा है, तो एक तो पहले दिमाग में लेके चलिए 99% केस क्या होगा, तभी तो हाइड्रोलिसिस पूछ रहा है, ठीक है ना। अब आपको फंसाने के लिए कभी कभार वो ऐसा पूछेगा जिसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा और आपसे पूछ रहा, तो वैसे केस में ऑप्शन में एक तैयार क्या रहेगा। हाँ, तो फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे केसेस ही ले रहे हैं जो क्या हो जा रहा है, सॉल्युबल है और उसके हाइड्रोलिसिस होने, मतलब लेके चल रहे पॉजिटिव एटीट्यूड। और इनसॉल्युबल वाला अगर होगा तो वैसा कंपाउंड लिया जाएगा जानबूझ के जो आपको पता होता है कि क्या है ये इनसॉल्युबल। क्लियर हो गई चीजें आज, तो ये समझ गए छोटू। दूसरा एग्जांपल आते जाओ। मान लो हमने लिया Na3P, तो एल्कली मेटल के सॉल्ट सॉल्युबल, तो बोलो क्या बन जाएगा, NaOH प्लस, फॉस्फीन गैस है। देखते जाओ, सॉल्ट वाला एग्जांपल अभी लेना, Zn3P2, Zn इसमें दो पार्ट है, Zn2 प्लस और P पर 3 माइनस, P पर 3 माइनस, तो क्या बन जाएगा बोलो, ZnOH2 और प्लस फॉस्फीन। एक पॉइजनस गैस होता है, हालांकि प्योर फॉस्फीन पॉइजनस नहीं होता, पढ़ाया हमने, प्योर PH3 पॉइजनस नहीं होता, किसके प्रेजेंस के कारण वो पॉइजनस होता है, P2H4 H2 एंड P4 व्हाइट फॉस्फोरस। प्योर फॉस्फीन पॉइजनस नहीं होता, फॉस्फीन में इंप्योरिटीज पाए जाते हैं P2H4 के, हाइड्रोजन के और P4 के, तो P4 और P2H4 के प्रेजेंस के कारण वो पॉइजनस होता, करवाया हुआ आपको, ठीक है। इसको रैट पॉइजन में इस्तेमाल किया जाता है, अभी सर बता रहे थे आपको, कौन सा, रोडेंटाइट केक बोलते हैं इसको, चूहे मारने की दवा में इसको डाला जाता है। पहले इसी के जगह पर क्या इस्तेमाल किया जाता था घर में, हाउस होल्ड पॉइजन जो होता था रैट पॉइजन, साइनाइड, पहले उसमें साइनाइड इस्तेमाल होता था। तो साइनाइड का क्या होता है कि हाँ बच्चे खा लेते थे, नंबर कम आया, कुछ आया, डांट फटकार लगी, खा लिया तो डेथ हो जाती थी उससे, तो ये बहुत खतरनाक था। दूसरा साइनाइड का एक और प्रॉब्लम था कि जब रैट भी, चूहा भी उसको खाए तो खाने के इमीडिएट बाद कहीं गली वली में वो दम तोड़ देता था, और फिर उसके सड़ने के बाद एक प्लेग नाम की बीमारी काफी तेजी से, उस समय में काफी 15-20 साल पहले की बात है, बहुत ज्यादा प्लेग फैल चुका था। तो धीरे धीरे इंडियन गवर्नमेंट ने उसको क्या किया, हाउस होल्ड पॉइजन में बैन कर दिया कि आप नहीं यूज कर सकते। हालांकि इंडिया में अब हुआ है, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में वो 100 साल पहले बैन हो चुका था, हम लोग के यहाँ अभी भी वो चलता था। तो उसकी जगह पर क्या आया,
हाँ, तो रोडेंटाइट केक की खासियत है कि ये फॉस्फिन गैस बनाता है और ये पॉइजनस है, और गैसियस वॉल्यूम के कारण जो चूहा खाता है उसको सफोकेशन होता है, क्योंकि गैस बनेगा अचानक। इसीलिए जैसे आप कोई गैस इनहेल कर लेते हो और आपका दम घुटता है तो आप सबसे पहले खुली हवा में भागते हैं, तो वो ओपन एयर के तलाश में वो भागता है। इसीलिए अभी जो रेडेंटाइट केक होता है, इसको खाने के बाद चूहा देखिएगा जनरली घर में नहीं मरता, वो बाहर मरता। कारण क्यों बाहर मरा? वो हाँ ओपन एयर में जाना चाहता, तो वो बाहर जाके। तो ये केक, और अब आपको अगर नंबर कम आया, पिटाई लगे, कुछ लगे, तो ये सब खाना बेकार काम है, इससे आप जाइए मरिए उड़िएगा नहीं, फालतू में दिमाग खराब हो जाएगा, पगला उगला जाइएगा। हाँ, फिर आप समझ रहे हैं अनाप शनाप हरकत करते हैं, तो ये सब नहीं खाना। ऊपर से लोग क्या करेगा, पत्थर मारेगा, कोई गलिया देगा, तो कैसा फील होगा। तो अगर जाना हो परमानेंट, हमसे संपर्क कीजिएगा, बढ़िया बढ़िया हम शानदार शानदार उपाय बताएंगे। एक बता दें, हाँ तो समझ गए? ठीक है, चलो चौथा एग्जांपल, कुछ भी और ले सकते हैं इस तरह से। अभी सॉल्ट ले रहे हैं हम लोग, कार्बाइड्स को लेके चलते हैं। फॉस्फाइड वाला तो क्लियर हो गया, फॉस्फाइड वाला क्लियर। अच्छा, मान लो ये है Ag3P, क्या होगा हाइड्रोलिसिस को? छोटू नहीं होगा, दिमाग लगाइए, क्या लॉजिक था? सिल्वर के कंपाउंड इनसॉल्युबल। ऐसे ही क्वेश्चन आपको अधिक से अधिक आके फंस सकता। सिल्वर के कंपाउंड्स मोस्टली क्या होते हैं? काफी कम कंपाउंड सिल्वर के सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, चलो आगे। मान लो B2C दिया, जो बेरिलियम कार्बाइड, फॉस्फाइड के बाद कार्बाइड पे आ जाओ। तो पहले इसको तोड़ो, बेरिलियम पर 2+, पढ़ाया हमने इस ब्लॉक में भी, मिथेनाइड कार्बाइड होता, C पर 4-, इसलिए वाटर डाल के जब हीट करेंगे तो क्या आएगा, BOH होल्ड प्लस CH। तो ऐसे करके क्वेश्चन देगा 4 कार्बाइड का, किसको वाटर में डाल के हीट करेंगे तो मीथेन गैस आएगा। इससे कैल्शियम कार्बाइड को क्या देगा, एसिटिलीन। इसको कार्बाइड बोलते हैं, फ्रूट रैपनिंग एजेंट होता है, फल को पकाने के लिए कार्बाइड इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि फल जो पकता है, बहुत लोग का इसमें मिसकॉन्सेप्शन होता है कि कार्बाइड डालने पर वो गर्मी आती और गर्मी से फल पकता, ऐसा नहीं होता। हाँ, एसिटिलीन फ्रूट रैपनिंग एजेंट है, एसिटिलीन जो प्लांट क्या करता है, लिबरेट करता। तो जब आप पेड़ से तोड़ लेते हैं तो उसको पकने के लिए, एसिटिलीन का फॉर्मेशन का रेट बढ़ाने के लिए आप उस पर क्या करते हैं, कार्बाइड का पाउडर डाल के छिड़क के उसको बंद कर देते हैं कि एसिटिलीन उड़ ना जाए। एक अंतर यह है कि एसिटिलीन इससे भी आएगा, एसिटिलीन उससे भी आएगा। अगर आपके कार्बाइड में टॉक्सिक चीजें हैं, प्योर नहीं है, तो एसिटिलीन के साथ कुछ और भी आएगा। दूसरा, इसका आप जो कार्बाइड इस्तेमाल करते हैं फल को पकाने के लिए, उसका जो सबसे बड़ा एक लॉस है वो क्या है, एसिटिलीन के साथ एक पॉइंट और क्या है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आपके फल पर ऊपर में पड़ा रहेगा तो एयर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपके फ्रूट्स के अंदर क्या चला जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्युबल होता है कि इनसॉल्युबल? तो आप फ्रूट के साथ क्या, कौन सा चीज खा रहे हैं, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट खा रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट स्टोन है ना, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है। इसीलिए बोला जाता है कि जो कार्बाइड से पकाए हुए फ्रूट्स हैं उसको, हाँ, तो बाकी एसिटिलीन से, एसिटिलीन के वेपर से फ्रूट्स को रैप किया जाता है, बहुत सारा उपाय है उसका। एनीवेज आइए, तो कार्बाइड वाला तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर मान लो दे दिया Al4C3, क्या होगा, AlOH3 और C पर 4- है ना छोटू, कैसे पता चला, ये 4 यहां गया, ये 3 यहां आया, तो क्या बन गया, AlOH3 और प्लस। अगला, मान लो अगर एग्जांपल दे दिया गया Na2C2, कौन सा गैस देगा जल्दी बताओ, Na+ और C2 तो क्या बनेगा, NaOH प्लस C2H2। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर आपसे बोलेगा कि SiC पर वाटर डाल के हीट किया जा रहा है, बोलेगा कौन सा गैस आएगा, पता चल गया, मीथेन आएगा। हाँ, कौन सा आएगा, कैसे आएगा, C पर 4- के कारण ना, C पर 4- पे H+ जाएगा तो मीथेन आएगा। ठीक है, चलो
क्या छोटू? नहीं, मैकेनिज्म सॉल्ट में तो बिल्कुल नहीं, मैकेनिज्म आपसे जेई मेंस में आएगा ही नहीं, और मैकेनिज्म पर ज्यादा जाना भी नहीं है अभी, नहीं तो आप फंस जाइएगा और हम समाप्त भी नहीं कर पाएंगे, चलते रह जाएगा, एंडलेस डिस्कशन आ जाएगा। चलिए नो, सॉल्ट का भी पहले एग्जांपल क्लियर। अब मान लो अगर हमने दे दिया सोडियम कार्बोनेट, तो एल्कली मेटल का सॉल्ट है, सॉल्युबल है, तो छोटू क्या बन जाएगा? NaOH प्लस H2CO3। अब आपको क्या लगता है H2CO3 रहेगा या टूट जाएगा? किसमें? H2O प्लस CO2 में। तो H2O आप ऑलरेडी डाल रहे हैं तो CO2 आ गया समझ में? नहीं भी करोगे छोटू तब भी, जैसे NH4OH है, ये सब टूटते रहता है, किसमें? अमोनिया प्लस वाटर में, ये सब अनस्टेबल है। H2CO3 टूटते रहता है, किसमें? H2O प्लस CO2 में। HNO2 कहीं पर बन जाए, क्या वो स्टेबल टिकेगा? टूटते रहेगा, किसमें? HNO3 प्लस NO में ना। तो ये सब तो एक बेसिक चीज है, काफी ज्यादा इस पर आप काम कर चुके हैं। एनीवेज, ये समझ में आ गया। अब मान लो अगर आपके साथ दिया BeCl2, BeCl2 क्या हो जाएगा छोटू? BuH2 प्लस HCl। हालांकि ये सब इक्विलिब्रियम ले लेगा, लेकिन चलो अभी उससे मतलब नहीं है, प्रोडक्ट पर फोकस करते हैं, क्योंकि वापस एसिड बेस रिएक्ट करके उधर जाएगा ना छोटू। ये क्या है? ये अच्छा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वापस किस में जाएगा? तो फिर इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करने के लिए हमें बेस ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए वैसे केस में क्या हो जाता है? एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। इसी में क्या ऐड कर दोगे आप? बेस। क्यों बेस ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि BuH एम्फोटेरिक है, तो फिर एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस पढ़े हुए हो, क्या बन जाता है? Na2BuH4। याद आया? बन जाएगा ना छोटू। अब प्लस HCl, HCl मतलब क्या हो जाएगा? NaCl। याद आया? एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस पढ़े हुए हो, एम्फोटेरिक का बेस से रिएक्शन, तो हमेशा क्या होता है? हाइड्रोक्सिल कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो बनाता है ना। जैसे AlOH3 NaOH, इसको क्या बोलते थे? एसिड बेस रिएक्शन या एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस? एम्फोटेरिक वाले का एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस बोला जाता था बेस से। तो क्या बन जाएगा? क्या पढ़ा था? 4 या 6 में बनता है, तो AlOH4 माइनस, तो Na लग जाएगा ना, तो NaAlOH4। क्या पढ़े थे? अगर मान लो SnOH4 है, तो किस में चला जाएगा? 6 में। 4 हाइड्रोक्साइड है तो 6 में, तो हो जाएगा Na2SnOH6। पढ़े हो छोटू? अच्छे से पढ़े हो। तो कभी कभी ऐसा भी कर सकता है कि हाइड्रोलिसिस कराने के दौरान उस पर क्या रख दिया गया? बेस रख दिया। उस पर क्या डाल दिया गया? बेस। अच्छा मान लो ये दे दिया H3BO3 डाल दिया और उस पर NaOH डाल दिया, तो क्या बन जाएगा बोलो? ये क्या था? BuH3। पढ़े हो बोरॉन फैमिली? क्या हो जाता था छोटू? इसमें OH माइनस ऐड हो गया, तो क्या बन गया? NaBOH4। क्यों ना? तो सॉल्ट में इसी तरीके से अगर AlCl3 है, बोलो क्या हो जाएगा? AlOH3 प्लस HCl। अगर बोला गया कि वाटर से रिएक्शन करके तोड़ दिया, तो क्या बन गया? Al2O3 प्लस HCl। अगर गर्म कर दिया तो बोलो, या LOH3 प्लस भी लिख सकते हो। MgCl2 MgO प्लस HCl हो जाएगा ना, अगर गर्म करते रह गए। सही है, लिख सकते हो छोटू, कोई दिक्कत नहीं, आप हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। अगर लिख दिया KCl प्लस वाटर, नो हाइड्रोलिसिस, जोश में नहीं आइए। एग्जाम्पल पर ये नजर हमेशा रखना। क्या बोला? ये सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ सॉल्ट, इसीलिए हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, तो जोश में ज्यादा नहीं आना है। कैल्शियम कार्बोनेट, नो हाइड्रोलिसिस। क्यों? इनसॉल्युबल है ना छोटू। हाँ गुड।
तो सोडियम कार्बोनेट का होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का नहीं होगा। छोटू बताइए, क्या बैरियम कार्बोनेट का हाइड्रोलिसिस होगा, क्या सिल्वर कार्बोनेट का हाइड्रोलिसिस होगा, क्या आयरन कार्बोनेट का हाइड्रोलिसिस होगा? क्योंकि ये सब क्या है, सॉल्युबल। ऐसे सॉल्व करना, क्लियर भी चीजें। तो ये सब का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। क्या आयरन सल्फाइड का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा? नहीं। इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो है उनका, इनका इसका भी नहीं होगा, उसे कार्बोनेट लिख रहे थे अभी फिलहाल। तो ये सब का क्या लिखोगे? क्यों? चलो बोले हो तो लिख ही देते हैं। FeSO3 का होगा जी। सल्फाइड भी कार्बोनेट की तरह ही सॉल्युबिलिटी देता था, तो FeSO3 की भी का भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। Ag2SO3 हाइड्रोलिसिस होगा, CaSO3 हाइड्रोलिसिस होगा। सल्फाइड की सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड कार्बोनेट की तरह हुआ करता था, तो ये सब का क्या होगा छोटू? नो हाइड्रोलिसिस। लेड कार्बोनेट का सॉल्युबिलिटी होगा? नहीं होगा, समझ गए। सीजियम कार्बोनेट का होगा या नहीं? हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट हुआ तो सीजियम कार्बोनेट भी होगा। ठीक है, चलो। नहीं छोटू, इंसॉल्युबल होता है ना, सल्फाइड आते हैं उस पर, धीरे धीरे उस पर भी आते। चलो वो भी बोल दिया। PbSO4 का हाइड्रोलिसिस होगा छोटू? इम्पॉसिबल। बैरियम सल्फेट का होगा? इम्पॉसिबल। क्यों? हाईली इंसॉल्युबल है ये दोनों तो हाईली इंसॉल्युबल है। 4 सल्फेट लिखा था हाईली इंसॉल्युबल, कैल्शियम पार्शियली, लेकिन बाकी ये तो क्या है, हाईली इंसॉल्युबल। तो इससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया आएगा। आप सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस को कर रहे हैं, तो बहुत हद तक सॉल्ट वाला मामला क्लियर हो गया। कहां पर क्या बनेगा, जैसे FeCl3 का हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं होगा? होगा ना छोटो। तो कौन सा चीज आएगा? HCl आएगा, प्लस आयरन का जो भी है, या तो ऑक्साइड आएगा या हाइड्रोक्साइड, तीन ही चीज आएगा। या तो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, या नहीं तो अधिक से अधिक एक्वा कॉम्प्लेक्स। एक्वा कॉम्प्लेक्स समझ रहे हो ना, वाटर वाला कॉम्प्लेक्स, H2O चारों तरफ जो आता। तो चलो ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अगला आ जाओ। तो सॉल्ट वाला मामला अच्छे से हम लोग समझ रहे हैं। कार्बाइड भी करवा दिया, क्लोराइड भी करवा दिया, फॉस्फाइड भी करवा दिया, और कुछ एग्जांपल ले लो, कॉन्फिडेंस में आ जाओगे। Mg3N2, MgOH2 प्लस, पता चला ना क्यों अमोनिया बनेगा। तो इसी तरीके से छोटू ALN का भी होगा, AlOH3 प्लस NH3। ALN होगा ना, बस N3 नहीं ना, ALN होगा। अच्छा, इसी तरीके से Li3N का भी हो जाएगा, LiOH प्लस NH3। अगर हम आपसे पूछे लो कि बताओ K3N का या Na3N का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या हो? नो हाइड्रोलिसिस नहीं, Na3N डज नॉट एग्जिस्ट। याद आया? एल्कली मेटल में कौन कौन हाइड्रोलिसिस नाइट्राइड बनाता था? अकेला लिथियम। अब जितना पढ़ा है उसके बाद ही आपकी स्पीड आ सकती, इतना पढ़े हो तब जाकर के आपकी ये स्पीड हो सकती। एक एक सॉल्युबिलिटी पढ़े हो, हर कुछ पढ़े हो। अब सोचो तुम, ये सारे हाइड्रोलिसिस ब्लॉक में पढ़ने हैं, तो कैसे कोई आपको S ब्लॉक अलग पढ़ा सकता है, कैसे P ब्लॉक अलग पढ़ सकते हो, कैसे? तो इसको पढ़ाने का सामान जितना है, बेसिक मटेरियल, उसको हम लोग क्या किए, बहुत पहले से पढ़ते आए, लिंक कर रहे हैं, तब जाकर के आज बड़ा इजीली कर पा रहे। नहीं तो अभी क्या होता, एक से दूसरे एग्जाम्पल पे जाते समझ में नहीं आता कि ये हुआ क्यों नहीं, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों टूट गया, ये क्यों हो गया। तो नाइट्राइड भी हो गया, कार्बाइड हो गया, फॉस्फाइड हो गया, सल्फाइड कराना वो भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो दे दिया कोई सल्फाइड, बेसिक तो समझ गए ना, उसी से होगा। कोई सल्फाइड दे दिया, मान लो Na2S दिया, बोलो हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं होगा? क्या बनेगा छोटू? NaOH प्लस H2S। अच्छा, अगर मान लो मैंने दे दिया PbS, छोटू PbS हाईली इंसॉल्युबल होता है, याद है? हमने दे दिया Ag2S, हाईली इंसॉल्युबल, नहीं हो सकता। तो ऐसे करके अंदाजा आपका लगेगा।
ठीक है चलो, FeS होता है Al2S3, बोलो AlOH3 प्लस H2S। FeS का हाइड्रोलिसिस इनसॉल्युबल होता है, FeS इनसॉल्युबल ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है, लेकिन FeS के केस में Fe2S3 वाले का हो जाता है, Fe2S3 सल्फाइड का। खैर उस पर अभी नहीं जाना, अभी छोड़ दो। एल्यूमिनियम का, क्रोमियम का और आयरन प्लस 3 का, ये जेई एडवांस्ड के लिए जब पढ़ोगे तो वहां पर आएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे उसके सल्फाइड। सॉल्ट वाला मामला क्लियर हो गया, अब कोई डाउट नहीं है इसमें। सॉल्ट वाला कैसे बनेगा समझ चुके हो, कुछ भी पूछना तो सॉल्ट वाले में बोल लो। LiF इनसॉल्युबल सब्सटेंस है ना LiF, चलो पूछ दिए हो तो देख लो। LiF क्या है छोटू, इनसॉल्युबल है, नो हाइड्रोलिसिस। अभी एक कुछ ध्यान में आया था, क्या आया था ध्यान में, सॉल्ट पढ़ा रहे हैं ना, बड़ा अच्छा ध्यान में आया था एग्जाम्पल। कुछ बोल रहे थे अभी क्या हम, कुछ ध्यान में आया था अभी अचानक, क्या आया था अभी फिर आया, आके भाग गया। एग्जाम्पल से याद आ सकता है, हाँ याद आया। अच्छा अब ये देखो, अब अगर NaH ध्यान दो तो क्या, NaOH प्लस H2, जुगाड़ टेक्नोलॉजी से भी और मैकेनिज्म से भी। जुगाड़ टेक्नोलॉजी क्या है, Na प्लस H माइनस, तो NaOH H माइनस में H प्लस गया तो H2। और मैकेनिज्म क्या था, कोई भी हाइड्राइड हो यदि उसमें -1 है, सेलाइन हाइड्राइड, याद आया, या कोई भी हाइड्राइड हो, या तो सेलाइन हाइड्राइड हो या नहीं तो मॉलिक्यूलर भी हो, लेकिन H-1 वाला, H-1 हाइड्राइड, समझ रहे हो ना क्या पढ़े थे, इससे क्या बनेगा MOH। खूब अच्छे से पढ़े और कई बार पढ़े हो, याद आया ना। और ये रिएक्शन क्या होता है, याद आया ना, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि एक्सोथर्मिक नहीं होगा, सबका सब क्या होता है इसमें, हाईली एक्सोथर्मिक। इसीलिए यहां पे क्या बन गया, NaOH प्लस, लेकिन छोटू ये तो रेडॉक्स नेचर के कारण है ना, क्योंकि ये खुद अपने आप में क्या पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ये अपने आप में क्या बहुत ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसे सब्सटेंस का हाइड्रोलिसिस अगर तुम करोगे जो खुद अपने आप में पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या अनस्टेबल है, तो चांसेस क्या बनते हैं, हाइड्रोलिसिस उस केस में रेडॉक्स हो जाएगा कि नॉन रेडॉक्स। सामान्य तौर पे हाइड्रोलिसिस नॉन रेडॉक्स होते हैं कि गारंटी होता, सामान्य तौर। XeF2 क्या है, रेडॉक्स। XeF4 क्या है, लेकिन XeF6 क्या है, नॉन रेडॉक्स। तो यहाँ पे ये रेडॉक्स हो गया। तो हाइड्राइड वाला भी अब आप अच्छे से कर लो, अगर मान लो इसके जगह पर B2H6 रखा जाता छोटू तो क्या होता, हाईली एक्सोथर्मिक। बोरॉन का +3 है ना, तो क्या बनेगा H3BO3 या BOH3 प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर इस तरीके से ये ले लिया जाए LiAlH4, यहां भी H माइनस ही है ना छोटू, क्या बन जाएगा बोलो, LiOH प्लस AlOH3 प्लस, अगर बोला जाए कि SiH4 पर वाटर डालने से, रुक जाओ, NH3 पर वाटर डालने से कौन सा गैस आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। अमोनिया में थोड़ी H-1 है यार, अमोनिया में H-1 है नहीं है ना, +1 है, इसलिए गैस नहीं आएगा। अमोनिया वाटर से जुटता है तो NH4OH बनता है, वो हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है,
Bl एसिड बेस रिएक्शन उसको बोलते हैं आप, नहीं बोलते हो? NH4OH कौन एसिड बेस रिएक्शन है ये? Bl एसिड और Bl बेस। तो सारा वाटर से रिएक्शन हाइड्रोलिसिस है क्या? सारा वाटर से रिएक्शन हाइड्रोलिसिस है क्या? यदि वाटर वैकेंट ऑर्बिटल पर या तो है उस पर अटैक करे, या नहीं है तो बना के अटैक करे, लेकिन न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करे, तब जाकर के वो हाइड्रोलिसिस होता है। अदरवाइज बहुत सारी चीजें वाटर से रिएक्ट कर जाएंगी और वहां वैकेंसी ऑफ ऑर्बिटल का जरूरत नहीं है, तो उसको आप हाइड्रोलिसिस नहीं बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? वाटर से रिएक्शन है। HCl को भी पानी में डालोगे तो केमिकल चेंज होएगा, H+ और Cl-, क्या इसको आप हाइड्रोलिसिस बोलेंगे? तो अमोनिया प्लस वाटर के रिएक्शन को क्या आप हाइड्रोलिसिस बोलेंगे? समझ में आ रही है चीजें क्या बोला गया? इसीलिए हमने दो चीजें लिखा था ऊपर, क्या स्टार्ट करा था टॉपिक में? हाइड्रोलिसिस, और एक और लिखा था क्या? रिएक्शन विथ वाटर। मतलब आप समझिए कि ये जो टॉपिक खुला हुआ है इसमें कहीं पर वाटर से रिएक्शन भी आ जाएगा, लेकिन आपको समझना है कि वो हाइड्रोलिसिस नहीं है, वो सिंपल वाटर से रिएक्शन। सारे हाइड्रोलिसिस वाटर से रिएक्शन है या नहीं है? लेकिन सारे वाटर से रिएक्शन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में वाटर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और अपने लोन पेयर को, इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर के वो अटैक करेगा। कहां पर? वैकेंट ऑर्बिटल में। यदि है तो डायरेक्ट करेगा, या नहीं है तो क्रिएट करके करेगा। तो इसीलिए मैकेनिज्म चेंज करते रहता। क्लियर हो गया अच्छे से? तो हाइड्राइड वाला भी एग्जांपल आप समझ रहे हो। तो अगर ये बोला जाए, इस पे दिमाग लगा लो एक बार, SiH4 पर वाटर डाला, अगर हमने बोल दिया आपसे कि कौन सा गैस आएगा, तो गैस आएगा या नहीं आएगा पहले ये चेक करो। आएगा छोटू? कौन सा गैस आएगा? कैसे पता चला? H- में है कि प्लस में? कैसे पता चला? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? हाइड्रोजन की, 2.1 और 1.8। इसीलिए हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं होगा? सॉरी, वाटर से रिएक्शन होगा, और हो करके हाइड्राइड वाला है तो कौन सा गैस आएगा? H2। क्या आया समझ में? चलो आ जाओ। कितना नंबर था? 32। तो सॉल्ट वाला एग्जांपल समाप्त हुआ। एक पेज बीच में छोड़ दिया जा रहा है, अगर कुछ दिमाग में आ जाए तो। क्या छोटू? सॉल्ट समाप्त हुआ, पहले एसिड ऑक्साइड पे आते हैं, फिर धीरे धीरे कंपाउंड पर चले। ऑक्साइड्स एंड एसिड्स, इसको सबसे ज्यादा पढ़ चुके हो, इसीलिए इसमें ज्यादा टाइम हम नहीं देने जा रहे। क्या पढ़े हो या नहीं पढ़े हो बताओ? बहुत ज्यादा पढ़े हो। पूरा एसिड वाला जो बेस वाला जो आप कर रहे थे टॉपिक, उसमें पूरा का पूरा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस एसिड का एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड से एसिड कैसे बनता है, और एसिड से एनहाइड्राइड कैसे। एसिड से वाटर निकालते हैं तो एनहाइड्राइड बनता था, तो उस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन बोलते थे। वाटर अपने आप देता था या एजेंट लेना पड़ता था? एजेंट, उसको बोलते थे हम लोग ड्राइंग एजेंट। नहीं, और वाटर एनहाइड्राइड से एसिड कैसे बनता था? तो एनहाइड्राइड पर पानी डालते थे, तो पानी डालने के बाद एसिड बनता था, और इस रिएक्शन को क्या बोलते थे हम लोग? हाइड्रोलिसिस। रेडॉक्स या नॉन रेडॉक्स? ठीक है, देखिए, मान लो आपने लिया CO2, H2CO3, आपने लिया SO3, अब कंपाउंड H2SO4, अब कंपाउंड कोवेलेंट होते जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैकेनिज्म उसके हिसाब से होगा, जैसे मान लो, देखो कैसे मैकेनिज्म होगा अगर समझना। हाँ, ये एडिशन मैकेनिज्म। वाटर लोन पेयर लेके आएगा, अटैक किया तो पाई खुलेगा, तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा छोटू? देख लो, SO-, 3 पेयर, बोलो, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, और इस O पर क्या आया छोटू? और ये माइनस लेके न्यूट्रल हो गया,
अब ये H+ हटाएगा, तो H+ जब हटेगा तो H+ लगेगा वहां, तो रीअरेंजमेंट होगा और इस तरह से क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, इसके पास दो क्या लगेगा, OH, और दो क्या लगेगा, इस प्रोडक्ट में सीधा ये वाटर आया और डायरेक्टली ऐड हो गया। वाटर आया और डायरेक्टली, तो ये किस मैकेनिज्म के थ्रू हुआ, एडिशन। कुछ एलिमिनेट नहीं किया, तो ये डायरेक्टली एडिशन मैकेनिज्म। तो इस तरह से वो बना। अगर थर्ड एग्जांपल ये लिया जाता, मान लो Cl2O7, देखो कैसे बनेगा। तो हमने 2-3 तरीका आपको उस समय भी समझाया था, या तो डायरेक्ट जुगाड़ मेथड, H2Cl2O8, तो 2 मोल्स ऑफ HClO4, या हमने आपको यह सिखाया कि सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिड बना लेते हैं। यहां भी आपने क्या किया, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिड बनाया। नहीं, तो जैसे अगर आपका ये रहता SO2, तो आप हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट क्या बनाते, H2SO3 ना बनाते छोटो। अगर आपका रहता N2O5, बोलो क्या होता है ये, तो HNO3 ना डायरेक्ट बना लो, कितने में है, +5, तो +5 में एसिड बना लो आप। अगर मान लो ये आपका N2O3 रहता, तो +3 है, तो क्या बन जाता, HNO2 बनता +3 में। अगर मान लो ये आपका, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऑक्साइड वाला हमने काफी एग्जाम्पल किया हुआ पहले भी। अगर ये रहेगा Cl2O5, तो स्टेट आराम से लिखो, और +5 में HClO3 +5 में, यही कहानी थी ना। हाँ छोटो एकदम आप Cl2O अगर लिखा जाए, फिर +1 में है, तो क्या बन जाएगा, HOCl। अभी वो एसिड है, अभी ऑक्साइड चल रहा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर ले लिया जाए, अब मिक्स्ड एनहाइड्राइड 3 हमने डिस्कस किया था। एक याद है मिक्स्ड एनहाइड्राइड जो मिला हुआ रहता, कौन कौन, एक NO2, एक ClO2 और एक ClO3, था ना। ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। NO2, ClO2, ClO3, ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। +4, +4 और +6। हमने क्या बोला था, वो बीच का बनता। तो इसमें क्या क्या आएगा, HNO2 रेडॉक्स आ गया अपने आप, HNO3, क्या क्या आएगा छोटू, HClO2 + HClO3, खूब अच्छे से याद होगा, बोलो क्या क्या आएगा, HClO3 + HClO +5 और +7 में, ये देखो इंटरमीडिएट आया, +3 और +5 में, ये देखो इंटरमीडिएट आया, और 3 और 5 में 4 इंटरमीडिएट। इसको क्या बोलते हो आप, मिक्स्ड एनहाइड्राइड। सोचो ये सब कितने शिद्दत से पढ़ाए थे। किन ऑक्साइड्स का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, CO, NO, N2O, H2O एंड OF2, ये कैसे ऑक्साइड्स हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, मतलब नीदर एसिडिक, और ये काफी ज्यादा आता है एग्जाम में। तो क्या पढ़ा था हमने, इसका हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं, नहीं होगा, नो हाइड्रोलिसिस, याद आया। तो ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड वाला खूब अच्छे से याद रखना आपको। ये 3 एग्जाम और भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसके जगह पे BrO3 भी लिखा जा सकता है ना, नॉर्मल स्टेट ना होकर के बीच का स्टेट आ गया, तो वो मिक्स्ड एनहाइड्राइड। और इसके बनने का प्रोसेस क्या था, 1 मोल HNO2, 1 मोल HNO2, 1 मोल HNO3 मिला दिया, और ड्राइंग एजेंट से 1 मोल पानी निकाल दिया, तो H2 गायब, N2O5 में 1 O गायब, N2O4, 2 मोल ऑफ NO2, था ना।
1 मोल HClO3 और 1 मोल HClO4 डाल दिया और ड्राइंग एजेंट लगा के 1 मोल वाटर निकाल दिया, तो H2O गायब, तो बचा Cl2O6, 2 मोल्स ऑफ ClO3, है ना? तो क्या छोटू? हाँ, Cl2O7 तो किया ना अभी, +7 में तो HClO4। अच्छा देखो, इसमें ये एडिशन नहीं है, कौन मैकेनिज्म होगा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा ऐसे। अभी आप, हाँ, एलिमिनेशन, एडिशन एलिमिनेशन होगी कि प्रोडक्ट ऐड हुआ और एलिमिनेट कर गया। तो यहां पर अगर मैकेनिज्म बोला जाएगा 2 मोल हुआ तो 2 एलिमिनेट किया, तो कौन मैकेनिज्म हो गया, एडिशन एलिमिनेशन। जहां भी 2 मोल इस तरह से निकला तो एडिशन एलिमिनेशन। चलो एनीवेज, कोई दिक्कत नहीं ना, ऑक्साइड वाला आप समझ गए अच्छे से। अब धीरे धीरे हम लोग एसिड की तरफ आते हैं। एसिड वाले में आप जान रहे हो, अगर कोई डाई वाला है इक, तो वो 2 इक में बट जाएगा, अगर, यही है ना, अगर डाई इक है तो 2 इक में बटेगा, अगर ट्राई इक है तो पहले एक मोनोइक और एक डाइक, फिर डाइक, 2 इक में बटेगा। अगर टेट्राइक है तो पहले एक मोनोइक, फिर एक ट्राइक, फिर ट्राइक एक मोनोइक, एक डाइक, फिर डाइक 2 मोनोइक में। तो बीच में जो प्रोडक्ट आया इसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। तो उस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे H2S2O7, तो डायसल्फ्यूरिक है ना छोटो, डायसल्फ्यूरिक क्यों ही क्या बोलते हो, पायरोसल्फ्यूरिक। यही सब एग्जांपल दिया हुआ था ना सारा। छोटू ये क्या हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ, अगर रहेगा H2SO5 तो ये पेरोक्साइड है, कैरोज एसिड बोलते हो। तो पहले क्या होगा, H2SO, पहले क्या, डायरेक्टली एक पेरोक्साइड बाहर आएगा, तो बताओ क्या आएगा, H2SO4 प्लस H2O2। पकड़ रहे हो ना? सोचो आपका क्या स्टैंडर्ड, आप ये सब बड़ा आराम से कंफर्टेबली बना दे रहे। नहीं छोटू, ये अब मैकेनिज्म में ज्यादा नहीं जाइए, अब मुश्किल होते जाएगा। नहीं 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 नहीं, मिक्स्ड मैकेनिज्म के अंदर आ जाएगा सारा, देखेंगे आप उस समय। अगर मान लो H2SO6 है, पहले H2SO5 आएगा और फिर दोबारा होगा, तो फाइनल प्रोडक्ट H2SO4 प्लस H2O2 इन आएगा। हाँ, 2 मोल आएगा, समझ गए अच्छे से। और ये हमारा क्या होगा, इंटरमीडिएट हो। अच्छा, अगर ये आता H2S2O8, इसको मार्शल्स एसिड बोलते हो। हमने आपको पढ़ाया कि ये काफी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, याद है, वेरी वेरी पावरफुल। पेरोक्साइड प्रॉपर्टी होने के कारण क्या ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं, ये है या नहीं, पेरोक्साइड प्रॉपर्टी आ जाने से वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एनीवेज, तो जब इसका बनेगा छोटो, H2SO4 आएगा, 2 मोल की 1 मोल, 2 मोल, 2 मोल, अब प्लस H2O2 ना। और अगर बोला जाए कि इसमें इंटरमीडिएट क्या आएगा, H2SO5 ना। सही है। अच्छा चलो, अगर आ जाए H4P2O7, इसका नाम क्या है छोटू, पायरोफॉस्फोरिक या डायफॉस्फोरिक। अरे रे रे, का कॉल है, देखो।
बोलिए। 2 moles ऑफ H3PO4, और अगर ले लिया H4, हाँ छोटू, क्लियर हो गया। अगर H4P2O8 आ जाए तो 2 मोल H3PO4 ना, और 1 मोल पेरोक्साइड, और वाया इंटरमीडिएट क्या आ जाएगा? H3PO। समझ रहे हो ना जी? तो एसिड वाला भी खूब अच्छे से समझते हो। हाँ छोटू, H2O2 ना, अगर H6P4O13, हाँ बिल्कुल लिखना। तो ये टेट्राफॉस्फोरिक है, तो इसका इंटरमीडिएट क्या क्या आएगा? पहले ट्राई वाला आएगा, ट्राई वाले का फॉर्मूला H5P3O10, फिर एक डाई वाला आएगा H4P2O7, और फिर मोनो आएगा। तो मोनो तो खैर इंटरमीडिएट नहीं होगा, तो इस तरह से 4 मोल क्या आएगा? 4 मोल ना छोटू, 4 मोल ना। एक चीज याद आया सॉल्ट वाले के लिए, बोरेक्स याद आया? क्या था? बहुत प्यारा था, इक्विलिब्रियम था इसका, NaOH, और इसका पेरेंट एसिड बोरॉन का बोरिक एसिड ना, और इक्विलिब्रियम को राइट फॉरवर्ड शिफ्ट किया जाता था क्या ऐड करने पर? एसिड। शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम इन प्रेजेंस ऑफ कैसा एसिड? स्ट्रॉन्ग की वीक? सम डाइल्यूट मिनरल एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड ना, लाइक HCl, H2SO4। और इसी मेथड से हम लोग क्या बनाते थे? इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन था किसका? बोरिक एसिड। इसी से हम लोग बोरिक एसिड तैयार करते। बीच में इस तरह का कुछ याद आएगा तो लिखवा दिया। अगला आ जाओ। एसिड में भी समझ चुके हो? किसका छोटू? इसका क्या आएगा? टेट्रा का फॉर्मूला ये कहां से आ गया? यहाँ पे टेट्राथायोनेट कहाँ कुछ बताया? टेट्राथायोनेट का फॉर्मूला वैसे S4O6 डबल माइनस होता, तो यहाँ डिस्कस ही नहीं हुआ। एसिड वाला भी हो गया। अब चलते हैं किस पे, बीच में आएगा तो और एग्जांपल डिस्कस कर लिया जाए। ऑक्साइड वाले में
अच्छा ये भी देख लो, एक P4O6 रहे अगर तो क्या आएगा? तो नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो एसिड बना दोगे ना छोटो, क्या हो जाएगा +3 में। तो बोलो कौन एसिड बनाओगे? H3PO3 छोटू, 2 नहीं, गड़बड़ करते रहते हो। अगर P4O10 दे दिया जाए तो H3 +5 में ना, तो इस तरीके से भी दिया ही जा सकता है, ये सब का भी पूछेगा आपसे। क्या बोले? H3 बस वही रहेगा और क्या रहेगा, सिर्फ वही रहेगा। अब तीसरा केस क्या है? नॉर्मल कोवेलेंट कंपाउंड्स। यहां पे मशक्कत सबसे ज्यादा है। अभी तक तो जितना था आप लगभग सब पढ़ ही चुके थे, मोस्टली पढ़ ही चुके थे। अब यहां पे थोड़ा सा स्टार्ट होगा, आइए गदर मचेगा। मान लो पहला ले लेते हो PCl5, क्या ले लिया? चलो उससे भी पहले ले लो SiCl। तो नॉर्मल कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड तो एकदम थोड़ा सा ऑर्गेनिक की तरह अप्रोच लगा सकते हो। कौन आएगा? जब एक वाटर आएगा तो एक HCl बाहर हो जाएगा, बोलो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू, क्योंकि पहले से ही इसके पास क्या है, वैकेंट 3D एटॉमिक ऑर्बिटल है ना जी। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप क्या आ जाएगा, यहां पर पहला क्या आया SiCl3 और एक OH, फिर कितना आएगा स्टेप बाय स्टेप, 3 वाटर, तो 3 क्या निकलेगा, तो क्या बन जाएगा SiOH। ध्यान से सुनो, ये जो प्रोडक्ट आता है, इस प्रोडक्ट में एक पॉइंट ये हो, दो तरह की बातें होती है, अभी पकड़ नहीं पाओगे लेकिन फिर भी एक बार हम ट्राई करते हैं। अगर इस कंपाउंड में पहला क्लोराइड को हटा OH लगा, फिर दूसरा क्लोराइड हटा फिर OH लगा, अगर इस कंपाउंड के अंदर मल्टीपल बॉन्ड बनाने की बहुत अच्छी टेंडेंसी होगी तो 2 OH से फिर एक वाटर निकाले, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जैसे आप कार्बन के कंपाउंड्स पढ़ते हैं, जब उस पर 2 OH कभी भी लगता है तो बोलते हो कि स्टेबल नहीं है। तो क्यों एक्चुअली वैसा है, क्योंकि कार्बन को डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बहुत, इसीलिए जब 2 OH आता है तो एक H2O हट के वो एक डबल बॉन्ड बना लेता। तो जो कंपाउंड आपका है अगर उसको मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है तो वो क्या कर देगा, जब 2 OH जमा होगा तो वहां पे एक H2O हटा के एक डबल बॉन्ड O बनाएगा। तो ऐसे कंपाउंड का इंटरमीडिएट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इंटरमीडिएट जो है उसका ऑक्सोक्लोराइड हो जाए। तो क्या यहां पर इंटरमीडिएट ऑक्सोक्लोराइड होगा या नहीं? क्यों? क्योंकि सिलिकॉन डबल बॉन्ड नहीं बना। तो क्या इसका इंटरमीडिएट ऑक्सोक्लोराइड होगा? नो। क्या ये डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है सिलिकॉन की, इसीलिए ये इस फॉर्म में यहां के आगे नहीं जाएगा। किस फॉर्म में, जो बहुत लोग करवा देते हैं, एक वाटर निकाल दिया और बना दिया H2SiO3, नहीं समझे, 2 OH रख लिया,
क्या ये हो सकता है? नहीं होगा छोटे। ऐसा नहीं है कि H2SiO3 सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता, करता है, नॉर्मली ऐसे नहीं बनता, नॉर्मल सिचुएशन में ऐसे तैयार नहीं होता, क्योंकि सिलिकॉन को मल्टीपल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी अगर होती तो SiO2 पॉलीमेरिक थोड़ी ना होता, वो भी Si डबल बॉन्ड हो जाता, ये एक बार और वाटर रिलीज करके SiO2 बन जाता जैसे कार्बन करता है। क्लियर हुई चीज है? चलिए, तो ये कहानी थी SiCl4 की। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पहले बोल लो। क्या छोटो? लार्ज साइज के कारण, सिलिकॉन अपने लार्ज साइज के कारण यहां से आगे एकदम जबरदस्त मैराथन है, इसलिए अब अपने आप को कुर्सी की पेटी बांधे और सीट को जोर से पकड़ ले। पानी वानी पीना हो तो पी सकते हैं, क्योंकि यहां से आगे जो है वही क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। इससे पीछे वाला जेईई मेन का औकात नहीं है, नीट का औकात नहीं है कि आपको फंसा ले। यहां से आगे वाले में ही आप थोड़े बहुत फंस सकते हैं, और यहां से आगे वाला ही असली हाइड्रोलिसिस है, मतलब मेंस और एडवांस्ड के बीच का है, और नीट वाला तो बीच वाला ही है। हा? ताली बजाने वाले लोग, हाँ पी लो, अच्छे से पी लो। हम पानी पीने बोले हैं, पानी निकालने नहीं बोले जो चल दिए क्लासरूम से बाहर। चलो आगे। अब कहानी इसमें क्या है ना, हर जगह हर बार अब आगे नया 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 कुछ कुछ हो सकता आते रहे, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा शॉक लेने के लिए। क्या बोलो? क्यों मिटा दिए? नहीं ना मिटा है, सही है ना? दूसरा एग्जांपल चलो ले लेते हो, पीसीएल। अब फास्फोरस में जब OH लगेगा तो ऑक्सो बनाएगा, पता चला? इसीलिए ये फाइनली देखो ध्यान से, फास्फोरस पर कितना प्लस है? 5, और ये -1। तो आपको जो प्रोडक्ट तैयार करना है वो माइनस के साथ तो ले जाओगे H+, तो क्या ले जाओगे? HCl। अब प्लस, इस +5 का हाइड्रोक्साइड मत बनाया करो, हाइड्रोक्साइड तब बनाओ जब वो एसिड बनाने के लायक, डबल बॉन्ड बनाने के लायक नहीं है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, हाइड्रोक्साइड जैसे 5 OH लगा दिया, कब लगाएंगे 5 OH? जब वो डबल बॉन्ड बनाने के लायक नहीं। अगर वो डबल बॉन्ड बनाने के लायक है तो वो सफिशियंट नंबर में क्या तैयार करेगा? डबल बॉन्ड्स तैयार करेगा। तो फिलहाल बोलो डबल बॉन्ड बनाने के लायक है या नहीं है? तो क्या बनेगा छोटू? +5 का एसिड। क्लियर हो गया? और बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेप क्या आ जाएगा? POCl। तो आपसे ऐसे भी पूछ लेगा कि POCl3 का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात। कितने लोग को आ गई ये बात समझ में? धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस के थ्रू नहीं आया तो क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं कि सर बताइए फिर से? पैसा दिए हो ना, फ्री में पढ़ रही हो, तब तुम पूछ कैसे सकती हो? देखो, नॉर्मल कंपाउंड्स में सॉल्ट तो ये है नहीं, तो नॉर्मल कंपाउंड में आप नॉन मेटल पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उस ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिड बनाते हैं, ठीक है, और माइनस वाले स्टेट में भी H+ जोड़ के एसिड बनाते हैं। हमने बोला कि एसिड बनाने से पहले तो OH आता है,
अभी तो यही काम करते आ रहे थे, तो OH एक्चुअली इसमें भी आएगा, क्योंकि जैसे अभी आपने क्या किया SiCl4, लेकिन जब सफिशियंट नंबर ऑफ OH जमा होने लगता है तो ये अगर उस कंपाउंड को, सेंट्रल एटम को डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, तो एक वाटर लिबरेट करके वो क्या बना लेगा, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। तो सिलिकॉन को नहीं था इसलिए वो नहीं किया, बट फास्फोरस को डबल बॉन्ड बनाता है, P पर 3++5 में बड़ा आराम से डबल बॉन्ड बना लेगा। तो डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, इस वजह से वो बीच में क्या करेगा, एक स्टेप तैयार करेगा, जैसे उसके पास 2 OH आएगा, PO और 3 Cl बचेगा। क्लियर हो गया अच्छे से? चलो नेक्स्ट आ जाओ। देखिए छोटो, नेट बॉन्ड एनर्जी मैटर करता है कि नेट बॉन्ड एनर्जी क्या फेवर करवाएगा। ऐसा नहीं कि वो बनता नहीं, बनता है वो, लेकिन उसकी नेट बॉन्ड एनर्जी उतनी सफिशिएंटली उसको मैनेज नहीं करती है कि वो स्टेबल हो पाए। PCl3 में बनता है, लेकिन उसको भी हम लोग इग्नोर करते हैं। ये जेईई मेन का क्वेश्चन है। मेटाफॉस्फोरिक, इसीलिए तो मेटाफॉस्फोरिक स्टेबल नहीं होता है, याद कीजिए। मेटाफॉस्फोरिक होता है, स्टेबल नहीं होता, वो किस में, पॉलीमर में चला जाता, प्राइमर और पॉलीमर में चला जाता। वही लॉजिक से आप कनेक्ट कर लीजिए तो आपको समझ में चीजें आ जाएंगी। चलिए आ जाइए। अब तीसरा, अगर ले लिया हमने SiF4, क्या लिया लो, SI, आराम से SiF4, तो क्या सिलिकॉन पर वैकेंट है या नहीं? बिल्कुल है। तो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, SiOH4 और प्लस HF। ध्यान से सुन, क्यों नहीं होगा? देखिए, इन एडिशन ऑफ दैट, यहां पर एक कहानी एक्स्ट्रा होती है और आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे HF बनते जाता है और जो SiF4 बचा रहता है, उसको वो मिल करके जुट के एक नया कॉम्प्लेक्स एसिड बना देता है। नहीं समझ में आया? SiF4 दो डायरेक्शन में जाता है, एक डायरेक्शन में SiOH4 प्लस, और दूसरे डायरेक्शन में यही HF अटैक करता है किस पर? इसीलिए एक और चीज काम होता है, जो HF एक्सेस है उससे लेके ये एक कॉम्प्लेक्स बनाने लगता है। फ्लोरीन के पास स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी है, इसके कारण ये कॉम्प्लेक्स एसिड बना लिया। इसलिए अगर आपसे SiF4 का प्रोडक्ट पूछा जाएगा तो क्या प्रोडक्ट हो जाएगा इसका? हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट हो जाएगा छोटू, H2SiF6b और प्लस मेन प्रोडक्ट क्या है, H4SiO4, है ना? या इसी को क्या बोल रहे हो, SiOH4। आपको ये समझ में आया कैसे बना? ये फ्लोरीन के कारण हुआ, फ्लोराइड के कारण। क्लोराइड में ये खासियत नहीं है, क्योंकि SiCl62- एग्जिस्ट नहीं करता क्राउड होने के कारण। ठीक है, फ्लोराइड क्या है, छोटा है फ्लोरीन, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स बना लेता। फ्लोरीन का कॉम्प्लेक्सेशन एबिलिटी क्लोरीन से ज्यादा है। तो ये नॉर्मल हाइड्रोलिसिस भी हुआ। और साथ में एक चीज, जब आप एडवांस्ड के इसी को बाद में पढ़ेंगे तो इसको हम आपको मोलर रेशियो में करके दिखाएंगे कि किस रेशियो में वाटर से रिएक्शन करेगा और किस रेशियो में HF से दोबारा कंबाइन करेगा। इसको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बोला जाएगा कि पार्शियल बोला जाएगा, ये सब एडवांस्ड के लिए हम लोग करेंगे काम। अभी मेंस में आपसे क्या आएगा, इसका प्रोडक्ट आएगा। देख से क्या ये समझ में आया? छोटू, ग्लास डिसोल्यूशन ऑफ ग्लास में तो पढ़े हो, SiO2 ग्लास में जब HF डालते हो तो ग्लास क्यों डिसॉल्व करता है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स एसिड बन जाता है H2SiF6। तो HF जो एक्सेस आएगा वो HF का फ्लोराइड इसके साथ अटैच होकर के SiF6 बनाएगा और उधर 2H प्लस होगा, कॉम्प्लेक्स एसिड होगी। क्लियर हुआ? तो आज नेक्स्ट, अगर लिया जाए इसी तरीके से, मान लो BCl3, क्या लिया जाए, BCl3, तो दिमाग लगाओ क्या आएगा छोटू, H3BO3 प्लस HCl। क्या कॉम्प्लेक्सेशन होगा,
लेकिन छोटू अगर BF3 लिया जाए तो अब आप समझ रहे हैं, एक हो जाएगा H3BO3 और एक प्रोडक्ट हो जाएगा HBF4। समझ में आया कैसे हुआ है? बीच में जो HF बना वो किससे कंबाइन किया? BF3 से, और क्या बना लिया? HBF4, कॉम्प्लेक्सेशन हो गया। और क्लोराइड ये कॉम्प्लेक्सेशन नहीं कर पाता। फ्लोराइड में ये खास बात होती है, तो इसलिए इसके साथ ये कहानी भी समझ में आ गई चीजें। तो ये आपको SiF4 और BF3 ये दोनों एक अच्छा अलग तरीके का आपने एग्जांपल सीखा। अगर मान लो आपसे पूछे SO2Cl2 का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा? रुक जाओ, SO2Cl2 नहीं दिया गया, आपको दिया गया SOCl2। तो ऑक्साइड हो या ऑक्सोक्लोराइड हो, फंडा वही रहेगा। क्या बनेगा? H2SO3 की H2SO4? 4 नहीं छोटू, 3 प्लस 4 में, तो H2SO3 और प्लस HCl। अगर आपको छोटू दिया गया SO2Cl2 सल्फ्यूराइल क्लोराइड, बोलो क्या बनेगा? H2SO4 प्लस वही फंडे से तैयार। अगर आपको दे दिया गया छोटू XeOF4 प्लस H2O, यहां जेनॉन कितने में? 6 में, तो बोलो क्या हो जाएगा? XeO3 प्लस किसमें? नहीं छोटू, कॉम्प्लेक्स बना के 6 फ्लोरीन तक तो ये खुद ले लेता है, तो 608 थोड़ी ना होगा। XeF8 तो एग्जिस्ट भी नहीं करता। क्लियर हो गया? अब आगे हो जाओ। अगर मान लो दे दिया XeO2F2, तो इसका भी फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा छोटू? 4 2 6, तो XeO3 प्लस HF फाइनल प्रोडक्ट लिख रहे हैं, सबका फाइनल प्रोडक्ट। तो इस तरीके से ऑक्सोक्लोराइड वगैरह भी आपका बीच का स्टेप दे करके भी आपसे पूछा जा सकता है। इसको भी बड़ा कंफर्टेबली आप सॉल्व कर सकते हो। कोई दिक्कत किसी को? H2, क्योंकि जेनॉन का जो एसिड ऑक्साइड है वो कोई भी ऑक्साइड स्टेबल एसिड नहीं बनाता, इतना तो समझ में आता हो। क्या जेनॉन का आपने कभी कोई स्टेबल एसिड पढ़ा है? नहीं। H4XeO6 बनता है, लेकिन कैसे बनता है ये सब आगे सीखेंगे, थोड़ा सा बचा हुआ वो सब पार्ट सीखेंगे बाद। अदरवाइज जेनॉन का कोई नॉर्मल एसिड कभी पढ़े हो? +4 में +6 वगैरह में नॉर्मल एसिड वो नहीं बनाता कभी भी। तो जेनॉन का जब भी आपको बनाना होगा तो क्या अल्टीमेटली बनाना होगा? ऑक्साइड ही बनाना होगा। आप लोग किए भी तो हैं, XeF6 प्लस H2O। जल्दी बताओ। हाँ, क्यों गए इसमें थे एसिड बनाने? क्या बनाए थे? XeO3 प्लस HF। अच्छा, XeF2 प्लस वाटर फिर से याद कर लो। XeO तो टूट गया, Xe प्लस O2 प्लस HF ना छोटो, वेरी गुड। और अगर XeF4 प्लस वाटर था, पहले +4 वाला डिस्प्रोपोर्शनेशन में गया, तो XeO प्लस XeO3, अब फिर XeO2 था Xe प्लस O2 में, तो क्या क्या प्रोडक्ट हो गया? Xe प्लस XeO3 प्लस O2 प्लस, आराम से आप समझ लो ना कि यही सब आएगा। अब किस क्वेश्चन का लकी ड्रॉ निकलेगा कौन जानता है, लेकिन ईश्वर करे अगर पूछे तो हुमच के अच्छा वाला एग्जाम्पल पूछ ले कि आपसे बने दूसरे से ना बने, तभी ना मजा है। तुम भी बना लिए, दूसरे लोग भी बना, मान लो आ गया CO2 प्लस वाटर, तो छोड़ के आ जाना, मत बनाना। जो दूसरा बनाएगा उसको बना के क्या किया जाए, तो छोड़ देना। तुम्हारे लेवल के चक्कर में इसकी शादी कभी नहीं होगी, देख लेना। तो हम तुमको लिखा के दे रहे हैं, ये लेवल खोजने में ही रह जाएगा। टेंशन हो जाता है छोटो। हाँ, पापा तुमसे ये बात बोले हैं, तो फिर ये हम कब बोले कि हम पछता रहे हैं भाई? हम कब बोले हैं? हम बोले ये कि
दुर्घटना के बारे में बातें नहीं करते हम, ये बात बोले हम। चल देख, अगर एग्जांपल ले लिया, ठीक से देखो, SF4 बोलो, +4 में है, H2SO बना ना। अगर एग्जांपल लिया जाए SF6, देखो छोटू, इसको करना चाहिए H2SO4 + HF, लेकिन दिक्कत क्या है, नो हाइड्रोलिसिस। यही सब कुछ कुछ एग्जांपल आपके लिए अचानक से क्या झटका आपको देगा। वाटर जब अटैक करेगा ना, तो सल्फर का इतना बड़ा साइज नहीं है कि पानी को जगह दे देगा बीच में एडजस्ट होने की। नहीं समझे? वाटर जब अटैक करेगा, ये सब बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। ट्रांजिशन स्टेट कि SiCl4 का ट्रांजिशन स्टेट का ज्योमेट्री क्या है, कहां पर अटैक करता है, ये सब इनऑर्गेनिक में वास्ट हो जाता है। ऑर्गेनिक में ये सब इजी, आप आराम से समझ जाते हैं। क्यों? टेट्राहेड्रल, कार्बन माई बाप है तो टेट्राहेड्रल औकात ही है 4 की, इनऑर्गेनिक वाले की औकात 5, 6, 7, बहुत कुछ है। और हर एलिमेंट का साइज बार बार चेंज करता है। तो सोचो, प्रैक्टिकल सोचो कि किसी के पास अगर 6 बॉन्ड बना हुआ, अब वाटर अटैक कर रहा, तो पानी का भी तो एक स्पेस आना चाहिए ना। OH वो भी टेट्राहेड्रल है, तो उसको उतना स्पेस मिलेगा कि नहीं। अब बीच में बॉन्ड के बीच में एंटर ही करने नहीं देगा, तो वो क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा, बाहर निकल जाएगा। अब Si का Cl4 है, तो वो टेट्राहेड्रल और सिलिकॉन लार्ज है, सल्फर के लेफ्ट है, इसीलिए वाटर बड़ा आराम से एडजस्ट कर जाएगा और करके ट्रांजिशन स्टेट तैयार करेगा। ट्रांजिशन स्टेट का नया ज्योमेट्री होगा ना, एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगा। एक बार में 2 अटैक किया, एक ऊपर एक नीचे, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पर, और 4 क्लोरीन को धीरे धीरे वो अलग अलग पोजीशन पर लेते चला गया। नहीं समझ में आया? तो ये ट्रांजिशन स्टेट होता है, ये मैकेनिज्म से डील होगा। तो अल्टीमेटली जो यहाँ पॉइंट है, पॉइंट क्या हो रहा है, जो वाटर आएगा वो आने के लिए, अंदर एंटर करने के लिए क्या चाहिए, लोग स्पेस चाहिए, तभी ना अटैक होगा रे। सल्फर का साइज उतना बड़ा, क्योंकि सल्फर दाहिने है, राइट है, इसीलिए 6 फ्लोराइड के साथ उस पर अटैक नहीं हो पाएगा, ये स्पेस नहीं है उसके पास, धीरे धीरे आएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नो स्पेस फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। इसीलिए क्या एक बड़ी अच्छी लाइन बोली जाती है, SF6 इज इनर्ट टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस। टेम्परेचर बढ़ा के चेक किया जाता है। कई बार टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है रिएक्शन। तो टेम्परेचर बढ़ा के चेक किया जाता है कि क्या एक्सपेंशन हो, कुछ हो, तब भी नहीं होता। तो इसी के कारण SF6 का इस्तेमाल हाई टेंशन वायर को बनाने में करते हैं। जो 1 लाख वोल्ट वाली वगैरह वाली जो वायर गुजरती है, उसको लेयरिंग करने के लिए किस चीज से लेयरिंग किया जाता है, SF6 से, कि कितना भी अगर हीट हो जाए, कोई इफेक्ट हो जाए, तो उस पर वेदरिंग इफेक्ट नहीं हो। नॉर्मल तो है नहीं कि आ गए मिस्त्री, पोल पर लगा दिया, सीढ़ी चढ़ गए, हाँ भाई तार जल गया, जोड़ दिया। उस पर तो रोज रोज आप क्या कभी चढ़ भी नहीं सकते हैं, वो इतना ऊंचा लगाया गया, सब कुछ किया गया। तो उसको क्या किया जाता है, काफी कॉस्टली मटेरियल से, SF6 से उसको क्या किया जाता है, कोटिंग। इससे क्या होता, वाटर कितना भी बारिश हो, वेदरिंग इफेक्ट हो, तो उसका असर नहीं होता। तो SF6 इज इनर टुवर्ड्स वाटर, यूज्ड टू मेक हाई टेंशन वायर। हाँ छोटू, PCl5 पर होता है। वाटर अटैक अभी करवाए हो ना, PCl5 पर किए हो, तो वहां 5 बॉन्ड है, तो वहां छठे के लिए स्पेस आएगा और ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। यहाँ 6 बॉन्ड है और 7वें के लिए पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनाना पड़ेगा। अरे 5 बॉन्ड था ना वहां छोटू, तो छठे अटैक के लिए क्या है करना, ऑक्टाहेड्रल बनेगा ना। यहाँ पर क्या है कहानी, ऑलरेडी ऑक्टाहेड्रल है, तो 7वें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो क्राउड बढ़ते चले जाएगा ना, तो इसलिए एक्सेप्टेबल वो नहीं। ऐसे करके सोचना। तो SF6 की कहानी समझ में आ गई।
अब आ जाओ, इसी के ग्रुप की कहानी ली जाए SeF6। अब सेलेनियम छोटू बड़ा है, तो जब सेलेनियम अब लार्ज हो गया साइज, तो अब कंफर्टेबल न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा या नहीं? आराम से देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। अब कंफर्टेबल न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, तो हम क्या करेंगे? सुनो, तो क्या किया जाए? प्रोडक्ट सोचो क्या लिखा जाए, आपको हम ऑप्शन देते हैं। SeOH6 लिखा जाए +6 में, या H2SeO4 लिखा जाए +6 में सल्फर के तरफ। कौन वाला छोटे, ऊपर या नीचे? नीचे। सोचो क्यों? हमने क्या बोला? अगर डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होगी तो वो पहले मल्टीपल बॉन्ड बना ले, क्योंकि +6 चार्ज। जेनॉन भी बनाता है, +6 चार्ज था तो XgO3 बनाया था यार, बनाया कि नहीं बनाया? जब जेनॉन +6 में बना लिया तो ऐसे क्यों नहीं बनाया? समझ में आई चीजें? तो चलो, SeOH6 ना होकर के क्या हुआ? कंडेंसेशन ना, तो वाटर से हाइड्रोलिसिस भी हुआ और कंडेंसेशन भी हुआ। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से किसका हाइड्रोलिसिस करने के दौरान कंडेंसेशन होगा। तो बड़ा आराम से आप पकड़ सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट में आपको लगता है कि जो एसिड है उसमें डबल बॉन्ड है, इसका मतलब कंडेंसेशन प्रोसेस भी हुआ है, वाटर रिलीजिंग प्रोसेस। +HF, हाँ बोलो छोटू। यार बड़े आराम से H2SO4 की तरह H2SeO4 बनाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है H2SeO4। एक वाटर और निकालो, नहीं, एक वाटर और निकालो और वो बनेगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। जितना वाटर वो लिबरेट कर सकता है, जहां तक डबल बॉन्ड बना सकता है बनाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाने का 2 फायदा होता है। एक तो आप डबल बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही, दूसरा OH रिपेल भी तो करेगा, उस रिपल्सन से भी तो आजादी मिलेगी आपको। OH रिपेल भी करेगा तो उस रिपल्सन से भी आजादी मिलेगी आपको। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अगर छोटू उसी के ग्रुप का और एक थोड़ा नीचे ले लो, TeF6। अब ये काफी लार्ज साइज हुआ, समझ रहे हो ना? TOH6, ध्यान से सुनो, इस बार क्या नहीं बनेगा? देखो तीनों मॉलिक्यूल की 3 कहानी। अब समझो इस बार क्या हुआ। एक्चुअली देखो ध्यान से, यहां पर कहानी को समझो। ये हुआ क्यों? कंडेंसेशन जो बीच में हुआ वो क्यों हुआ? रीजन फॉर कंडेंसेशन, 2 रीजन दे रहे हैं। पहला रीजन मल्टीपल बॉन्ड एबिलिटी, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन एबिलिटी, और सेकेंड रीजन टू ओवरकम, हाँ, OH ग्रुप रिपल्सन ना, OH ग्रुप रिपल्सन को हटाने के लिए क्या होगा? वो तुरंत चाहेगा कि हम वाटर रिलीज करके डबल बॉन्ड बना लें, तो इसको जल्दबाजी है डबल बॉन्ड बनाने की, OH ग्रुप के रिपल्सन से बचना है और डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, तो बना लिया। अब अगर टेल्यूरियम पर आ जाइए तो TOH6 में रिपल्सन ही नहीं है और डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी घट गई है। नहीं समझे? तो आप यहां पर क्या है, क्राउडिंग ऑफ OH ग्रुप्स, गेट रिलैक्स्ड। क्यों जी? अराउंड लार्ज साइज्ड टेल्यूरियम एटम and less tendency towards multiple bond formation। नहीं हो गया छोटू? बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। साइज बड़ा होने के कारण मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी भी घट गई। हाँ बिल्कुल बना सकता है, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि H2TeO4 होता नहीं है, ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा, लेकिन जब हाइड्रोलिसिस कीजिएगा तो वो वहीं पे रुक गया। क्यों रुक गया?
अरे भैया क्राउड है ही नहीं, उसको फील ही नहीं हो रहा रिपल्सन, तो क्यों बेवजह का वो नए चीज में जाए, तो इसलिए कंडेंसेशन नहीं करेगा। अब आप कंडेंसेशन के लिए कोई एजेंट डालिएगा, ड्राइंग एजेंट, तो आराम से करेगा यार। तुम बोलोगे कि इन प्रेजेंस ऑफ कॉम केस्टोसोफोर, तो नहीं करेगा, तो पानी हटाते चले जाएगा, उसको बना सकता है वो। लेकिन आपको तो आगे का स्टेप नहीं लिखना है ना, एक्स्ट्रा ऐड करने का कुछ। ये समझ में आया? तो आपने क्या सीखा? SF6 की कहानी क्या हुई? नो। SEF6 की कहानी क्या हुई? और TF6 की कहानी क्या हुई? इसीलिए बोला हमने कि धीरे 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 ये मामला बहुत इंटरेस्टिंग हो। टी, आप बताइए क्या होगा? ये कह रही है TeCl6, OH रहेगा, OH रहेगा, TOH6 हो जाएगा वहां पर भी, वो कंपाउंड ही नहीं होता। क्लियर हो गया? चलो आते जाओ। लिया जाए निकोजेंस का ट्राइहेलाइड्स, ट्राइहेलाइड्स, नहीं चलो पहले, और से पहले थोड़ा इजी एग्जांपल लिया जाए। CCl, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। हाइड्रोलिसिस जो भी बोला जाता है, इसका यह मतलब नहीं होता कि जबरदस्ती पानी से रिएक्शन कराना, तब तक कराना है कि जब तक तुम कर ना जाओ। इसका मतलब होता है एक स्टैंडर्ड कंडीशन पर आप रिएक्शन कर रहे हैं तो हम हाइड्रोलिसिस बोलेंगे, और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पर हाइड्रोलिसिस नहीं कर रहे हैं तो हाइड्रोलिसिस। अब भले ही आप अनस्टैंडर्ड कंडीशन पर, ड्रास्टिक कंडीशन पर, डिफिकल्ट सिचुएशन में आप वाटर से रिएक्शन कर जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम हाइड्रोलिसिस कब बोलेंगे अपन? जब नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन का मतलब या तो रूम टेम्परेचर पे कर गया, या थोड़ा टेम्परेचर देने पर कर गया, थोड़ा बहुत टेम्परेचर देने पर कर गया, ये नहीं कि हम परेशान हैं जबरदस्ती करवाने के लिए। ठीक है, तो CCl4 में कहानी है, कौन अटैक करना चाहेगा, कहां करेगा, क्यों करेगा, नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, खाली कहां है, सिंपल एक लाइन का रीजन, क्या खाली ऑर्बिटल है? तो आप बहुत सिंपल रीजन में बोलेंगे, नो वैकेंट ऑर्बिटल। रुको ना छोटू, क्या वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास? तो जब खाली ऑर्बिटल है नहीं तो ये अटैक, इसीलिए आप क्या बोलेंगे, CCl4 का नो हाइड्रोलिसिस। पहले क्लियर हो गया? बहुत सिंपल है और कोई लॉजिक नहीं है। अब अगला पॉइंट, जब खाली ऑर्बिटल नहीं है तो हम वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करने की तैयारी करते हैं। अभी तक सारे एग्जांपल में वैकेंट ऑर्बिटल ऑलरेडी था, तो तैयारी किया क्या जाए, हाई टेम्परेचर पे। बोलो, जब टेम्परेचर ग्रेटर देन 500 डिग्री सेल्सियस किया जाए तो बॉन्ड टूटेगा। अब जब बॉन्ड टूटेगा लोग, तो कार्बोकैटायन बनेगा। बोलो, कार्बोकैटायन बनेगा तो अब आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, वाटर अटैक करेगा। तो इस मैकेनिज्म को कौन सा मैकेनिज्म बोलते हो, SN1 बोलते हो। अब OH लगेगा, फिर एक OH आएगा, फिर कंडेंसेशन होगा, तो फिर यहां से अगला H2O जब आएगा, HCl निकलेगा छोटू, तो क्या बन जाएगा, CO2 कैसे बनेगा, नहीं COCl2। और ये काफी क्या है, स्टेबल है। काफी क्या है, और डेडली पॉइजनस। दो OH से एक डबल बॉन्ड हुआ आया, एक वाटर हट करके,
तो क्या हो गया आपका COCl2। तो पॉइंट देखो क्या है इस तरह से। सो आपको क्या क्या चीजें बोलनी है। CCl4 का आप बोलोगे नो हाइड्रोलिसिस एट रूम टेम्परेचर। ये सब मैकेनिज्म के थ्रू बहुत डिटेल में बाद में पढ़ोगे, अभी आप प्रोडक्ट के हिसाब से जाओ। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ोगे, हाइड्रोलिसिस अकर्स एट हाई टेम्परेचर, और टेम्परेचर मेंशन करोगे ग्रेटर देन 500 डिग्री सेल्सियस, गिविंग क्या देता है छोटू, फॉस्जीन, याद आया, वॉरियर गैस का। तो CCl4 प्लस वाटर, हाई टेम्परेचर, क्या प्रोडक्ट लिखोगे, COCl2 प्लस HCl। आ गया समझ में, बोलो। काफी स्टेबल। हाँ, फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ, तो हमारा वो मकसद नहीं ना छोटू, हमारा मकसद था CCl4 को वाटर से रिएक्ट कराना, तो हमने करवा दिया। SN1 मैकेनिज्म के थ्रू हुआ ये, लेकिन SN2 से हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ। वैकेंट ऑर्बिटल के थ्रू नहीं हुआ, वैकेंट जबरदस्ती क्या कराया गया। तो अब आपको ये धीरे धीरे खुद ब खुद अंदाजा आ जाएगा कि इसका हाइड्रोलिसिस नॉर्मल होगा या नहीं होगा। दिमाग कहां दौड़ना चाहिए, वैकेंट है या नहीं। बोरॉन भी सेकंड पीरियड का था, लेकिन इत्तेफाक से उसके पास पहले से खाली था, इसीलिए वहां SN1 नहीं हुआ। क्लियर है, ठीक है। चलो, CCl4 छोटू बहुत ही अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर होता, एक्सटिंग्विशर। ये बहुत ही शानदार फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर समझते हो, आग बुझाने वाला। हाँ, पर्टिकुलरली फॉर इलेक्ट्रिक एंड पेट्रोल फायर। नहीं समझे, हाँ, जहां पर आप पानी का इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन तब मेरठ में एक बार आग लगी थी, 2010-11 की बात, 1000 लोग मर गए थे। कैसे, कोई जनसभा वगैरह चल रहा था और उसमें AC पंडाल, तो AC पंडाल में कुछ हो गया, गैस वैस लीक हुआ, AC का इनफ्लेमेबल होता है काफी, वहां से आग लगा, शॉर्ट सर्किट हुआ, कुछ हुआ, होते होते बहुत सारे लोग जल के मर गए। तो CCl4 के छिड़काव से बंद किया जा सकता था, लेकिन दिक्कत क्या है कि CCl4 आप अकेले इस्तेमाल करते नहीं, वो पानी के साथ इस्तेमाल करते, क्योंकि CCl4 हाईली वोलाटाइल। ढक्कन खोलेंगे तो CCl4 को किसके साथ इस्तेमाल किया जाता है, पानी के साथ। आप वाटर के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फायर है, तो टेम्परेचर हाई होगा, बेचारा और तरफ तरफ के मरेगा, जो बचने का चांस है वो भी नहीं बचेगा। तो वो इस्तेमाल, तो यूज तब होता है जब कहीं पर बिजली का ट्रांसफार्मर पर आग लगे, कहीं पावर जंक्शन स्टेशन में आग लग गई, इंसान नहीं है वहां, तब जाकर के आप उसका इस्तेमाल कर सकते। समझ गए ना। तो ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि क्यों CCl4 का फायर एक्सटिंग्विशर होते हुए भी हम लोग इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं कर पाते। क्लियर हो गई चीजें। तो CCl4 वाला हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, अगर लिया जाए NF3, अब आपको समझ में आ गया क्या वैकेंट है तो नो हाइड्रोलिसिस, या फिर क्या बोलोगे, नो हाइड्रोलिसिस एट रूम टेम्परेचर। क्लियर हो गया ना। तो फिर छोटू फिर से क्या करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर पर जाना पड़ेगा। अब इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पर रीच क्यों नहीं करेगा। जैसे एक ऑप्शन ये भी होता है बहुत मॉलिक्यूल के पास, नॉर्मली आपको दिखेगा खाली नहीं है, लेकिन तब भी वो रूम टेम्परेचर पर कर जाएगा रिएक्शन।
तो उस समय में क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की अगर एनर्जी लो होती है तो उसी पर वाटर अटैक कर देता है, वीवीटी ना सही तो एमओटी सही। तो बहुत बार ऐसा भी केस हो जाता, बट हम लोगों के अप्रोच से वो सब बाहर हो जाएगा, तो हम लोग उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं, हम लोग नॉर्मल ही सोचेंगे। नहीं आगे आएगा। तो एनीवेज हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सोचो। नाइट्रोजन +3 में है ना, +3 का ऑक्साइड N2O3, समझ गया। अगला आ जाओ, अगर लिया जाए BiCl5 का हाइड्रोलिसिस कराना, गुड, क्या आंसर होगा, BiCl5 डज नॉट एग्जिस्ट। याद आया, एक्सेप्ट BiF5 नन ऑफ द बिस्मथ पेंटाहेलाइड्स एग्जिस्ट, क्योंकि फ्लोरीन बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, तो इस वजह से वो एग्जिस्ट कर पाएगा और कोई भी बाकी एग्जिस्ट नहीं करेगा। याद आया ना। छोटू क्या क्या नहीं पढ़ा है यार, बड़ी पढ़ा है तुम लोग को, कुछ भी कहो, बहुत पढ़ा है। बाहर नहीं पढ़ा है सिलेबस से, कि बाहर पढ़ा है, बाहर नहीं पढ़ा है, सिलेबस की चीजों को ही पढ़ा है। लेकिन दिक्कत क्या है ना, वो आपको इसलिए बहुत लोगों को फील होता है कि बहुत पढ़ा देते हैं, क्योंकि बाकी लोग पढ़ाते नहीं, और कुछ चीजों को बहुत बार पढ़ाते हैं। उसका मकसद क्या होता है, क्योंकि जितना कंटेंट आप पढ़ेंगे वो दिमाग में रहना भी तो चाहिए, सिलेबस खत्म करना तो मकसद है नहीं। तो कुछ चीजों को बहुत बार इसलिए पढ़ाते हैं कि वैसी चीजें जो जेईई मेंस में, नीट में बहुत फ्रिक्वेंट आती हैं वो आपको याद हो जाए। और आपको तो इतने बड़े सिलेबस में ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा एग्जैक्ट आएगा नहीं आएगा, तो हमको आइडिया है कि कौन सा आएगा नहीं आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसको हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। यही सब चीज है, ये सब आता है फ्रिक्वेंटली, इसलिए इन सब चीजों को बार बार रिपीट करते रहते हैं। NH3 NF3 एक्चुअली बनता है, स्टेबल हम लोग लिखते हैं ना, HNO2 अनस्टेबल होता है, याद नहीं आपको, इसलिए HNO2 लिखने से ज्यादा बेहतर है क्या लिखना, N2O3 लिखो। भूख लग गई जोर की। ट्राइहेलाइड्स ऑफ निकोजेंस काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा। ध्यान से देखिए, कितना नंबर एग्जांपल था, 19। अच्छा यार 70 एग्जांपल दिए बनाने, 70 से ज्यादा तो हम खुद बना दिए, 30 से ऊपर सॉल्ट में किए हैं, फिर 25-30 उसमें कर चुके हैं। गजब हाल कर रहे हो, इससे तो अच्छा वही डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। हाँ सीखे ना, लेकिन जी NCl3 हुआ पहला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज। तो छोटू देखो पहले आराम से, प्रथम दृष्टया नाइट्रोजन पर खाली नहीं है, तो ध्यान से देखो, नहीं है खाली ना, तो नो SN2, पहले ये क्लियर आया। हाँ SN2 होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, गलत लाइन। तुम नाइट्रोजन पे ना बोल रहे हो नहीं होगा, क्लोरीन पे तो है ना खाली। अब कोई ये नहीं पूछा सर CCl4 में क्लोरीन पर क्यों नहीं हुआ, कितना मजेदार क्वेश्चन है। नाइट्रोजन पर अटैक नहीं हुआ तो क्लोरीन पर तो अटैक हो सकता है ना, बड़ा बढ़िया जवाब है। ध्यान से देखो, CCl4 में जब पानी अपनी जुल्फे लहराते हुए अटैक लगाया किस पर, किस पर छोटू, इस पर तो ये बेचारा लगा ही नहीं पाया ना, इसके पास तो है
ध्यान से सुनो, मजा आ जाए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर अच्छा है, नेगेटिव चार्ज दुनिया भर का लिया हो, इसीलिए क्या हो जाएगा यहां पर, रिपल्सन, इसलिए नहीं कर पाएगा। रीजन 1। रीजन 2, मॉलिक्यूल हर तरीके का जुगाड़ लगाता है। मॉलिक्यूल को ये थोड़ी ना पता है, मनु सर के स्टूडेंट को कौन कौन जुगाड़ पता है, सिर्फ वही लगाएंगे। तो एक जुगाड़ और लगाता, क्या, CCl बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पर अटैक करे। C पर नहीं संभव है, Cl पर संभव नहीं है, CCl बॉन्ड का भी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। तो CCl का हाईएस्ट, बॉन्ड का हाईएस्ट खाली, क्या बोले, उस बॉन्ड का हाईएस्ट खाली, एटम का नहीं, बॉन्ड का हाईएस्ट खाली, इसका एंटी बॉन्डिंग और उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा, तो वो उस पर भी अप्रोच नहीं लगा पाता। फिर भी वो रीजन उतना बड़ा रीजन नहीं है जितना बड़ा रीजन ये है, वो रीचेबल है थोड़ा, हाई एनर्जी एंटी बॉन्डिंग होती है, हाई एनर्जी होती है, फिर भी वो रीचेबल है, लेकिन ये इफेक्ट क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है। नहीं समझ में आया? तो जैसे एडवांस के लिए अगर हम बात करें तो डोमिनेटिंग इफेक्ट क्या लिया जाए, CCl बॉन्ड का हाई एंटी बॉन्डिंग एनर्जी, या लिया जाए कि बॉन्ड पोलैरिटी के कारण रिपल्सन। अब आ जाइए किस पर, NCl3। छोटू फिर भी वो रिचेबल है, तब भी वहां पहुंचा जा सकता था उस एनर्जी पर, रिपल्सन मेजर इफेक्ट हुआ। अब NCl3 में वाटर अटैक कर ले रहा है, किस पर करेगा, आपको समझ में आया, क्योंकि ये बॉन्ड ऑलमोस्ट नॉन पोलर है। नहीं समझे, इसीलिए इस पर अटैक कर पाए। तो किया छोटू तो OH अटैच हो जाएगा, क्योंकि O ना कर रहा है, तो OH अटैच हो जाएगा, और जब OH अटैच होगा तो फिर यहां से क्या निकलेगा, H+, तो ये OH अटैच होकर के क्या निकाल लेगा, तो जब पहला मॉलिक्यूल वाटर आ जाएगा तो अब तो आया SN1 SN2 से ही आया ना जी, लेकिन SN2 किस पर आया, क्लोरीन पर। तो इसको मैकेनिज्म में बाद में पढ़ोगे कि ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के थ्रू हुआ, बाद में डिस्कस करेंगे, अभी उसमें बातें नहीं करनी हमें। तो आया अल्टीमेटली SN2 पे ही, तो SN2 पे आया तो ये यहां से H+ हटा तो क्या बना, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये O पर क्या आएगा, प्लस, तो कौन हटेगा, तो Cl+ लेके निकलेगा कि माइनस, माइनस लेके निकलेगा, गलत, कैसे माइनस लेके निकलेगा, अगर वो माइनस ले लिया तो फिर रिपल्सन होगा, इसलिए क्या लेके निकलेगा, प्लस। ये क्या करेगा, इसको छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन पुशिंग, इसीलिए हमने बोला ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के थ्रू होता। ये क्या लेके जा रहा है, पेयर लेके जा रहा है, इस बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं है, ये इस पर अप्रोच कर रहा है, ये प्लस लेके निकलेगा कि माइनस, मेरा सवाल ये है, तो ये माइनस लेके छोटू तब ना निकलता यदि H+ के साथ उसकी सेटिंग होती, लोल में लोल। ये किसके साथ अटैच हो रहा, O के साथ, इसीलिए वो क्या लेके चलेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुश करके छोड़ेगा उधर, इसीलिए पेयर, जब पहला वाटर आएगा तो क्या होगी कहानी, बोलो, N ऊपर लोन पेयर, फिर एक, समझ में आया, और क्या Cl, और क्या Cl, और इधर क्या निकला, HOCl, 2 2 4 2 6 लेकर के निकल रहा है ना वहां, अरे आया ना ये, तो Cl+ लेके निकला, Cl+, और समझ रहे हो, तो इस तरह से न्यूट्रलाइज होकर के हमारा क्या आते चला गया। अब यहां पर कौन अटैच होगा, H+, तो इसलिए ये ना लिख करके तुमको क्या लिखना पड़ेगा, समझ में आया छोटू, यहां से कौन निकला, H+, ये H+ कहां गया, यहां जो पेयर फॉर्म हुआ। तो इस तरह से 2 स्टेप फिर आगे बढ़ोगे, तो 2 स्टेप में फिर 2 बार पानी लगाओगे, तो फिर 2 बार HOCl आएगा, और फिर क्या आ जाएगा, NH3 हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या कंक्लूजन आया लोग, NCl3 पर आपने जब पानी डाला तो प्रोडक्ट आया NH3 और प्लस HOCl, समझ में आया।
NH4, NH4 क्यों आएगा? तो आपका काम, आपको क्या करना है, इसको पानी से रिएक्शन कराना था कि उसको कराना था? तो आगे क्यों कराने पर तुले हुए? आप लिखने के लिए लिख लीजिए, लेकिन आपको प्रोडक्ट यही लिखना चाहिए, क्योंकि हमने क्या बोला, हमारा मकसद क्या है? हाइड्रोलिसिस। कि हमारा मकसद है कि प्रोडक्ट का भी ऑपरेशन करो। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल। अल्टीमेटली हुआ किससे? SN2 से। लेकिन देखने में लग रहा था कि SN2 से, लेकिन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हुआ। तो इसको थोड़ा डिटेल में बाद में एडवांस के लिए पढ़ोगे, अभी हमारा प्रोडक्ट के लायक सफिशियंट बता दिया आपको। अब आ जाइए, तो बोलो रूम टेम्परेचर पर हुआ कि हाई टेम्परेचर पर? हाँ छोटू, कभी भी नहीं बोलोगे कि किस टेम्परेचर पर हुआ, हाई टेम्परेचर। दिमाग लगाओ ना यार, दिमाग लगाओ। पहले तो ये समझ में आ गया कि बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं है, इसलिए अटैक कर पाया। जाना है, कोई बोल रही है सर Cl पे अगर माइनस माइनस के साथ जाएगा क्या? बस बस अभी जाए पकड़ना, क्या तो गेट लग जाता है? Cl पे 2 माइनस आ जाएंगे। जाने दीजिए, चले जाइए, निकल जाइए, टाइम लग जाएगा, 10 मिनट लगेगा अभी हम लोग। हाँ, जाना भी है, नहीं भी जाएगी। अरे चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियोज वगैरह देख लीजिएगा बाद में। जाना तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पक्का, ठीक। हाँ बोलो। Cl माइनस के साथ जाएगा तो Cl पे 2 माइनस आ जाएगा, तो वो भी देगा। Cl माइनस के साथ, छोटू Cl माइनस के साथ कैसे जाएगा? दिमाग लगाने की चीज है ना। वही तो बोलते हैं, Cl अगर माइनस के साथ गया तो दो दो माइनस आ जाएगा। हाँ डेफिनेटली। डायरेक्शन में नहीं जाएगा। ये जब अप्रोच लगाएगा तो Cl माइनस लेके बाहर कब होता? जब उसको H प्लस मिलता। यहां अटैच कौन हो रहा है इसके साथ? O अटैक कर रहा है ना छोटू। तो जब O अटैक कर रहा है तो उसको O से अटैच आना है। तो ये O से जब अटैच होगा तो क्या लेके बनाएगा? प्लस लेके बनाएगा, ClOH बनेगा। तो यहां से जब ये प्लस लेगा तो इलेक्ट्रॉन को पुश किया, हटाया, और वो जैसे जैसे पेयर जनरेट हो रहा है ठीक उसी समय में वहां अटैक कर रहा है कौन? H प्लस। इसीलिए वहां पर H लग गया और एक HOCl बाहर आ गया। क्लियर हुआ? अच्छा चलो आ जाओ। अगर लिया जाए PCl3, क्या लिया जाए? Ni3 भी दिए थे बनाने, क्या बनाए प्रोडक्ट? NH3 प्लस HOI बनाए ना। अमीनो Ni3 एग्जिस्ट करता है, तो फिर हाइड्रोलिसिस कैसे करा रहे हो? BiCl5 बना लिए होगे कि नहीं करेगा? तो Ni3 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको रखा ही जाता है NH3 के साथ। हाँ, वाटर डालोगे एक्सप्लोड कर जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, बनेगा ही नहीं ना, वो N2 में टूट जाएगा, N2 प्लस I2 में। तो हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ ना, वो तो विस्फोट कर गया, N2 प्लस I2 में टूट गया। लेकिन NCl अनस्टेबल होता है, लेकिन NCl3 रह सकता है। पॉइजनस गैस है, नॉर्मल गैस है, पॉइजनस है, बट Ni3 रहता नहीं ना छोटू। एक एक को पकड़ के ऑपरेशन मत करो, वो भी नहीं होता। आ जाओ PCl3। अब बोलो क्या होगा? क्या सामान्य सेंट्रल एटम पर अटैक होगा कि क्लोरीन पर अटैक होगा? वैकेंट है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंट्रल पे ही अटैक होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा छोटू? +3 में ना आ गया आपका, तो क्या बन गया? POH3, और POH3 फिर जाएगा टॉटोमेरिज्म में। अरे जाएगा ना रे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H3PO3 प्लस। क्लियर हो गया? अगर लिया जाए ASCl3, ASOH3 ना, क्या वो फिर इस तरह से बनाएगा जैसे वो बनाया था डायबेसिक? बोलो। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन एबिलिटी इसकी नहीं होगी, पुअर मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन एबिलिटी।
पढ़ ले बेटा पढ़ ले, आखिरी बार ही पढ़ा रहे हैं। ASCl5 लिखना चाह रहा, नॉर्मल H3ASO4 प्लस HCl, उसमें तो कुछ है ही नहीं, हलवा का नहीं बनेगा, आर्सेनिक 5 प्लस है, वो तो PCl5 की तरह बना लेगा, वो तो बहुत इजी एग्जांपल पूछ दिए तुम। अच्छा तो अगर हमने ले लिया SbCl3, अब देखो अब कहानी बदल जाएगी, इसीलिए एक साथ किया गया। अब धीरे धीरे आयोनिक होने लगे, कैसा होने लगेगा, अब ये सॉल्ट नेचर होने लगेगा ना, धीरे धीरे आयोनिक सॉल्ट होने लगेगा। तो अब आप उस तरीके से प्रोसीड नहीं करेंगे, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो आयोनिक प्रोडक्ट आएगा। क्या प्रोडक्ट बनता है याद है, SbOCl और BiOCl प्लस HCl। और अगला पॉइंट याद आया क्या, कुछ पढ़ाए थे, SbOCl में क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं है छोटू, Sb प्लस OCl माइनस है या नहीं, क्या है SbO प्लस प्लस Cl माइनस, क्या नहीं है Bi प्लस, खूब पढ़ाए ना अच्छे से, और क्या है बिस्मदाइल, बिस्मदाइल ना, और Cl माइनस, बिस्मदाइल क्लोराइड। और अच्छे से एक बार देख लो चूंकि काफी इंपॉर्टेंट है, यदि आप SbCl3 प्लस वाटर करते हैं तो आयोनिक सॉल्ट होने के कारण ये इक्विलिब्रियम लेता है पहले, और क्या बना लेता है SbOCl व्हाइट प्रेसिपिटेट और प्लस HCl बना लिया। अगर हम, जैसे क्वेश्चन ये है कि SbCl3 वाटर में सॉल्युबल सॉल्ट है, लेकिन पानी में डालने के साथ ही वो व्हाइट प्रेसिपिटेट हो जाता है, क्यों हो जाता है, फिर से रिपीट कर रहे हैं। अगर कोई सॉल्युबल सॉल्ट है तो पानी में डालिएगा तो क्या होगा, डिसॉल्व कर जाएगा, लेकिन SbCl3 के साथ खासियत क्या है, वो है सॉल्युबल सॉल्ट, लेकिन वाटर में जाने के साथ वो हाइड्रोलिसिस हो जाता है और चला जाता है SbOCl में। तो अगर आप SbCl3 बना के रखना चाहते हैं, घुला के रखना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्या डालना पड़ेगा HCl, एक्सेस HCl डालिए, उधर शिफ्ट हो जाए। कितना बढ़िया पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। SbCl3 is a soluble salt, but it appears as white precipitate in water. This is due to this is due to formation of SbOCl through हाइड्रोलिसिस। अभी भी आपके पास ऑप्शन है, जा सकते हैं, पक्का क्लियर है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, when SbCl3 can be dissolved in presence of excess HCl। समझ में आया ना, सेम कहानी किसके साथ हो जाएगी, BiCl3 के साथ। क्या छोटू, इसलिए ले जा रहे हैं हम, SbCl3 को रखना चाह रहे हैं बना के, हाइड्रोलिसिस तो हो गया आपका, वो कहानी समाप्त। हमने बोला कि SbCl3 एक सॉल्युबल सॉल्ट है, तो सॉल्युबल है तो हम रखना चाह रहे हैं उसको बना के, पानी में चाह रहे हैं कि वो रहे, तो पानी में वो रह नहीं पा रहा है, हाइड्रोलाइज कर जा रहा है, तो इसको अगर हम बना के रख ले किसी तरीके से तो वो सॉल्युबल हो जाएगा। तो इसके लिए उपाय क्या है, एक्सेस HCl डाल के रिएक्शन को किधर लेके चले जाए। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि SbO प्लस वाटर, तो लिखिएगा व्हाइट प्रेसिपिटेट, लिखा जाए SbO प्लस वाटर प्लस HCl, लिखिएगा SbCl3 प्लस वाटर प्लस HCl, क्या लिखिएगा SbCl3 सॉल्यूशन, ठीक है। और SbOCl, बड़ी अच्छी बात क्या है, जो बहुत अच्छी पॉइंट, बहुत बढ़िया पॉइंट था, वो क्या था कि इसमें क्या नहीं है छोटू,
ये डू नॉट कंसिस्ट ऑफ हाइपोक्लोराइट आयन ना, हाइपोक्लोराइट आयन इसमें नहीं है। बहुत लोग हाइपोक्लोराइट इसको बना लेते हैं। क्यों? आपको याद कीजिए, क्योंकि बिस्मथ, एंटीमनी, डू नॉट शो, +1 दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। एक कौन सा? 3 और एक 5। याद आया? ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया होगा। सीखे? तो पढ़ते जाओगे, बहुत सारा है। मिनिमम वहां तक आपसे डिस्कस कर लिया गया जहां तक आपसे जेईई मेन और एडवांस्ड आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यहां तक के चीजों को पढ़ लेने से मेंस और नीट का तो बिल्कुल नहीं छूटेगा, कुछ दे भी दिया तो, और एडवांस्ड में भी करीब करीब 90% नहीं छूटेगा। जो 10% एडवांस में छूटेगा वो किससे छूट सकता है? मैकेनिज्म के थ्रू, इंटरमीडिएट के थ्रू। तो वो सब चीजों के लिए जेईई मेंस के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। मजा आया? सीखे अच्छे से? थैंक यू बोल दो यार, गला मेरा दर्द कर रहा है। जाइए, पीडीएफ भेज दिया जाएगा आपको। थैंक यू।